तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार हमारे साथ वापस से जुड़ने के लिए। उम्मीद आप सब ठीक होंगे गाइस। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि हमारी जो ये सीरीज चल रही है जिसमें कि हम जो है आरपीएफ की वाली बुक जो है पूरी तरह से कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो आज से हम हमारी शुरू होगी गाइस ज्योग्राफी सेशन, ठीक है, जियोग्राफी। ओके, तो हमारी हिस्ट्री जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और हमने उसमें जो है एमसीक्यूज भी लगा ली। उम्मीद है आप सबका कि आप सबको पसंद आई होगी ओके, कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। ठीक है, जैसे हमको पता है कि बहुत ज़्यादा बेसिक्स और फैक्चुअल पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बुक टू बुक, पेज टू पेज, ठीक है। तो एज अ स्टूडेंट आप नॉर्मल हिस्ट्री, ठीक है, ऑल दैट एस स्टूडेंट एस्पिरेंट, तो आपको एटलीस्ट इतना होना चाहिए। मुझे पता है कहीं ना कहीं अगर पेपर पास से निकले इतना भी, क्योंकि जितना ज़्यादा पढ़ो कम ही कम है, ठीक है। बट मेन थिंग है रिवीजन। तो गाइज मैं इतना बोलूँगा कि आप भाई एक चीज़ पढ़े, बार बार पढ़े, और जो बेसिक फैक्ट्स है इसी बुक्स में बताया मैं, बड़ा बेसिक बताया हुआ। अगर आपको एटलीस्ट इतना तो आना ही चाहिए, ठीक है। चलो जी, ओके, कोई बात नहीं। तो चलिए हमने टॉपिक की ओर आज से हम करने वाले हैं गाइज अपने स्टार्ट ज्योग्राफी की। तो गाइज अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। एक वर्ल्ड ज्योग्राफी और एक है इंडियन ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी आज हम कंप्लीट कर लेंगे। मुझे पता है सेशन थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि मैंने एक ही में कंप्लीट करने की कोशिश किया, और कल फिर हम इंडियन ज्योग्राफी खत्म कर देंगे नेक्स्ट लेसन में, ठीक है। तो क्योंकि एक ही सिर्फ 30 पीडीएफ बनी है तो ज़्यादा बड़ी नहीं है, हम एक ही बार खत्म कर देते हैं उनको, ठीक है। चलो, तो अगर हम बात करते हैं जियोग्राफी की गाइस, जियो एंड ग्राफी। तो जियोग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो दो शब्दों से बना है, जियो एंड ग्राफी, ठीक है, जियो एंड ग्राफी। तो ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसमें मतलब जियो का मतलब होता है लाइफ, ठीक है, लाइफ। एंड ग्राफी शब्द है ग्राफोस, ठीक है, जियो एंड ग्राफोस का मतलब होता है स्टडी, अध्ययन, ठीक है। तो द स्टडी ऑफ लाइफ, द स्टडी ऑफ अबाउट द नॉलेज अबाउट द नॉन ऑफ द लाइफ इज नोन एज जियोग्राफी, ठीक है। जिंदगी के बारे में जानना, लाइफ के बारे में जानना इज कॉल्ड जियोग्राफी। सॉरी, जियो मीन्स अर्थ, ठीक है, जियो मीन्स अर्थ एंड द ग्राफी मीन्स लाइफ। सो द स्टडी ऑफ जियोग्राफी इज नॉट, एक्चुअली मैंने बायोलॉजी में पढ़ी थी ना, तो वहाँ से मैंने अभी थोड़ी देर पहले बायोलॉजी पढ़ी थी वहाँ पर। सो गाइज इस बात को करेंगे। तो द टर्म जियोग्राफी इज ड्राइव फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स दैट इज जियो एंड ग्राफी। जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफो मीन्स स्टडी। सो द टर्म फर्स्ट टाइम दैट जियोग्राफी वॉज गिवन बाई whom? अर्नस्ट हैकेल, ठीक है, अर्नस्ट हैकेल। एंड अर्नस्ट हैकेल इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी गाइज, इतना आपने नोट रखना, ठीक है। चलो जी, चलते हैं आज अभी अपने पीडीएफ्स की ओर, ठीक है। चलो, तो अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं इसमें, ज्योग्राफी में यूनिवर्स पढ़ते हैं, ठीक है, यूनिवर्स। तो द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी। जैसे कि हमने पढ़ा द स्टडी ऑफ अर्थ इज नोन एज द स्टडी ऑफ अर्थ, द स्टडी ऑफ ग्लोब, द स्टडी ऑफ दिस इज नोन एज जियोग्राफी, ठीक है। तो द स्टडी ऑफ यूनिवर्स गैस क्या, अगर हम बात करते हैं तो यूनिवर्स इतना बड़ा कि हमको खुद नहीं पता कितना बड़ा। अगर हम बात करते हैं आज की समय में, देखो इतना, अगर एक छोटा सा इतना स्टेट अगर, ठीक है, स्टेट के बाद ही आई हमारी, लेट कर लो जैसे कंट्री, ठीक है, क्योंकि स्टेट मिलकर कंट्री में आती है। फिर कंट्री के बाद आता है आपका कंट्रीज बना के क्या बनेगा, कॉन्टिनेंट बनेगा, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स जो है मिला के बसली क्या बनाएगा, एक ग्लोब बना देगा, एक दुनिया बनाएगा, अर्थ बना देगा। यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स भी आ गए, यहाँ पर ओशन एंड ऑल दैट, ठीक है। फिर अर्थ मिला के एक अर्थ, एक प्लैनेट, और फिर प्लैनेट मिला के क्या बनता है, सोलर सिस्टम बन जाता है। सोलर सिस्टम मिला के क्या बन जाता है, एक गैलेक्सी बन जाती है, ठीक है। गैलेक्सियाँ मिला के क्या बनता है, एक यूनिवर्स बनता है। तो सोचो कितना बड़ा गाइस, कितना बड़ा होगा ये यूनिवर्स। तो आज के ज़माने में हमें इतने छोटे से भी छोटे कितने माइक्रोस्कोप में दिखाना पड़ेगा। अगर हम यूनिवर्स के मुकाबले देखें तो इतनी छोटी ज़मीनों के विषय भी लगते हैं। तो बस सोचने वाली बात है कि मतलब क्या ही है, समझो, इतने बड़े यूनिवर्स में हमारी वैल्यू ही क्या है उस चीज़ में, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। तो अगर हम बात करते हैं यूनिवर्स की स्टडी को, तो कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। अगर बात करें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उस हिसाब से, तो बस ये क्वेश्चन तो नहीं पूछ जाएगा, इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, बट फिर भी एज अ स्टूडेंट हमको पता होना चाहिए द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यूनिवर्स के बारे में, तो दो चीज़ बारे में जानते हैं। यूनिवर्स इज कॉमनली डिफाइंड एज, अगर हम बात करते हैं यूनिवर्स की डेफिनेशन की, तो कॉमनली डिफाइंड एज totality of everything that exists including all physical matter and energy, planets, star, galaxy and content of intergalactic space, ठीक है। जो कुछ भी मतलब एवरीथिंग, लेट कर लो। अगर वैसे तो स्पेस का यूनिवर्स नहीं है, स्पेस का कोई यूनिवर्स का कोई मतलब एक अस्तित्व सॉरी, कोई छोर नहीं, कोई एंड नहीं है, कोई वैल्यू नहीं कि कितना बड़ा लेट का, अगर हम लेट कर लेते हैं, अगर हम यूनिवर्स जो हमारा इतना है, ठीक है, अगर हम लेट करते हैं हमारा यूनिवर्स है, तो इसके अंदर भी जो चीज़ चाहे वो प्लैनेट है, स्टार है, कॉमेट है, ठीक है, पानी है, मिट्टी है, हवा है, लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग गाइस, जो कुछ भी है उन सभी का मिला के यूनिवर्स बनता है। वो सभी यूनिवर्स के पार्ट हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं उनको, ठीक है। चलो नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, तो
गैलेक्सी की बात करते हैं नेक्स्ट। अगर हम यूनिवर्स से एक स्टेप नीचे आए तो गैलेक्सी आती है हमारी। तो गैलेक्सी क्या होती है? गैलेक्सी इज अ वास्ट सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स, ठीक है, वास्ट सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स। एक मिनट थोड़ा मैं बना तो प्लान की रेंज, ठीक है। तो वास्ट सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार गाइज, स्टार, डस्ट, लाइट गैसेज बाउंडेड बाई देयर ओन ग्रेविटी, ठीक है। देयर आर 100 बिलियन गैलेक्सीज गाइज, 100 बिलियन इन द यूनिवर्स एंड ईच गैलेक्सी हैज़ ऑन एन एवरेज 100 बिलियन स्टार। ना देखो ना, सोचने का आप दिमाग लगाओगे, अगर एक स्टार का एक प्लैनेट, एक सोलर सिस्टम होता है, तो 100 बिलियन स्टार्स की गाइज एक गैलेक्सी, ठीक है। इतने इसमें इतने 100 बिलियन स्टार होंगे, 100 बिलियन स्टार होंगे तो एक गैलेक्सी बनी है। अब 100 बिलियन गैलेक्सियाँ, 100 बिलियन गैलेक्सियाँ, गैलेक्सी मिला के फिर बनेगा आपका एक यूनिवर्स। तो सोच लो उसके बाद क्या पता यूनिवर्स मिला के, वैसे यूनिवर्स से बाहर मिला था कोई हो नहीं सकता, पर हाँ कि इस पर अभी भी खोज चल रही है। यूनिवर्स का अभी तक अंत कोई नहीं देख पाया, यूनिवर्स के अभी चीज़ पूरे यूनिवर्स को कोई अभी तक डिस्कवर नहीं कर पाया, ठीक है। ये अभी भी रहस्य में ही है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है और यूनिवर्स में और क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो समझे, तो गैलेक्सी की अगर हम बात करते हैं तो गैलेक्सी की एक बिलियन ऑफ स्टार का एक वास्ट ग्रुप है, ठीक है, जिसमें कि आपकी स्टार्स आते हैं, स्टार्स, ठीक है, लाइट्स आती है, लाइट आती है, डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, ठीक है, इनकी अपनी ग्रेविटी है, और 100 गैलेक्सियाँ का मिला के एक यूनिवर्स बनता है और 100 बिलियन स्टार्स की मिला के एक गैलेक्सी बनती है, ठीक है। अगर गैलेक्सी की बात करें, अपनी गैलेक्सी की बात करें, हम किस गैलेक्सी में हैं, तो हम रहते हैं गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है, आकाश गंगा जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। आकाश गंगा भी आ सकता है पेपर में, या मिल्की वे भी आ सकता है, हम कौन से गैलेक्सी में रहते हैं, ठीक है। फॉर्म विद बिग बैंग थ्योरी। और अगर हम बात करें हमारी जो गैलेक्सी है आकाश गंगा या मिल्की वे गैलेक्सी, तो ये कैसे बनी थी, क्या मतलब इसका भी कोई तरीका होगा कैसे बनती होगी, या फिर ऐसे ही टपक गई आसमान से, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी हुई थी गाइस। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार एक एक्सप्लोजन हुआ था बहुत साल पहले, जो एक स्टार था, एक आग का गोला था, ठीक है। उसमें हाइड्रोजन टू हीलियम, हाइड्रोजन से लेकर हाइड्रोजन से हीलियम H2 हीलियम के जो है हमेशा रिएक्शन होते रहे और एक समय पे इतनी ऊर्जा इकट्ठा हो गई और इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ यूनिवर्स में कि वो बहुत दूर दूर तक फैल गया, और उससे हमारी गैलेक्सी बनती है, ठीक है। एंड्रोमेडा ने, अगर हम बात करें हमारी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी, तो जैसे हम बात करते हैं इंडिया के नियरेस्ट कंट्री कौन सी है, पाकिस्तान, ठीक है, चाइना एंड ऑल दैट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इंडिया, एशिया की हमारा महाद्वीप, एशिया के महाद्वीप कौन कौन से पास में, ऊपर आज अगर हम बात करते हैं ऊपर यूरोप है, नीचे राइट साइड अरेबियन सागर के साथ हमारा जुड़ा हुआ अफ्रीका है, ठीक है। नीचे लेफ्ट साइड अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमारा ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, ठीक है। तो वैसे अगर हम बात करते हैं मिल्की वे गैलेक्सी की, हम कौन सी गैलेक्सी में रहते हैं, मिल्की वे, तो क्या हमारे जो पास वाली गैलेक्सी होगी वो कौन सी है गाइस, यहाँ पर क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है। तो एंड्रोमेडा इज द राइट आंसर, ठीक है, एंड्रोमेडा इज द राइट आंसर, क्योंकि एंड्रोमेडा जो है मिल्की वे के सबसे पास की गैलेक्सी है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट अगर बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी की, अभी हमने थोड़ी देर पहले बिग बैंग थ्योरी का नाम लिया, तो क्या है बिग बैंग थ्योरी? तो बिग बैंग थ्योरी वाज एन एक्सप्लोजन ऑफ द कंटेंट ऑफ द मैटर इन यूनिवर्स बट अकॉर्डिंग 15 बिलियन, और जो ये एक्सप्लोजन होता है 15 ईयर अगो पहले हुआ था, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज ऑफ स्टार्स एंड अदर हेवनली बॉडीज, जिसकी वजह से ना कि बल्कि स्टार बल्कि अदर हेवनली बॉडी, जैसे कि हमारा प्लैनेट बना, कॉमेट्स बने, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया था, सारी थ्योरी मैंने पहले बता दी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो स्टार और हेवनली बॉडीज मेड अप, अगर हम बात करते हैं गैलेक्सी से एक स्टेप और नीचे तो आते हैं हमारे स्टार। तो स्टार अगर वो हेवनली बॉडीज हैं, ठीक है, जो कि हॉट बर्निंग गैसेज से बनते हैं, बर्निंग गैसेज, ठीक है, एंड दे शाइन बाय डिविटिंग और उनकी अपनी लाइट होती है, ठीक है। वही मैंने बोला ना, एच से हीलियम, हाइड्रोजन से हीलियम, ठीक है, ये वो उस वाले प्रोसेस में ये होता है, ठीक है। तो पता लग गया स्टार कौन से, स्टार वो हेवनली बॉडीज़ हैं, स्टार वो हेवनली बॉडी हैं जो कि गैसेस के बर्निंग से बनते हैं, बर्निंग ऑफ दे आर मेड अप बाय द बर्निंग ऑफ वाटर गैसेस, ठीक है, और उनकी अपनी लाइट होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या गैस स्टार की अपनी लाइट होती है, यस, बट जो प्लैनेट्स होते हैं गैस, प्लैनेट्स की अपनी लाइट नहीं होती, वो हमेशा दूसरे पर डिपेंड होते हैं, जैसे कि सन, ठीक है। ब्लैक होल, लाइक ब्लैक होल भी बड़ा अच्छा कंसेप्ट है गाइस यूनिवर्स के बारे में। तो ब्लैक होल की अगर बात करें, ब्लैक होल हैविंग मास ग्रेटर देन 3 टाइम्स दैट ऑफ सन, सोच सकते हो, मतलब अगर सन जो है, अगर बोलते हैं ना कि गाइस अर्थ सन के अगर सन इतना बड़ा है ना, तो अर्थ उसके मुकाबले एक डॉट है, पता है। और सोचो अगर ये बोल रहे हैं इस हिसाब से, तो कि 50 सूरज बनाए जाएं तो जाके एक ब्लैक होल बनता है। तो एक अगर इतना बड़ा ब्लैक होल होगा, इतना बड़ा ब्लैक होल होगा, तो उसके सामने सूरज इतना होगा सिर्फ, ठीक है। तो सोचो 50 टाइम इससे बड़ा है, तो अर्थ का तो मतलब सोच लो अब कितना ही बड़ा होगा। चलो जी, तो ब्लैक होल के बारे में पता लग गया हमको कि भाई वो सन के 50 टाइम्स बड़ा है, ओके। और क्या पता लगने की हमको ज़रूरत है, ठीक है, दैट इट हैज़ वेरी हाई ग्रेविटेशनल पावर। और अगर बात करें ग्रेविटेशनल की, तो बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल पावर उसकी हाई है, गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है उसकी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। सो दैट नॉट इवन लाइट कैन एस्केप फ्रॉम इट्स ग्रेविटी एंड हैंस कॉल्ड ब्लैक होल। सो गाइस अगर ब्लैक होल की बात करते हैं तो अगर आप लाइट डालोगे तो वो भी उसके पार नहीं हो सकती, उसकी इतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है कॉमेट आता है गाइस, कॉमेट। तो कॉमेट जो है फ्रोजन गैसेस से बनता है, ओके, और जो सन के आसपास हमेशा घूमता रहता है, ठीक है, इनलोंगेटेड एलिप्टिकल ऑर्बिट में विद अवे फ्रॉम पॉइंटिंग अवे। और उसकी जो पूंछ होती है गाइस वो हमेशा सूरज के अपोजिट होती है, ये याद रखना हमेशा कॉमेट के बारे में, ठीक है। वो कॉमेट को चाहे ब्लड कर लो, ऐसा होगा, ऐसा, ठीक है। और ये होगा सन अगर आपका, ठीक है, तो हमेशा उसकी पोज सन के हमेशा अपोजिट रहेगी, ठीक है। और जो हमेशा फ्रीजिंग गैस से बनता है हमारा क्या, कॉमेट। चलो
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिलेशंस, स्काई इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स टू एनेबल एस्ट्रोनॉमर्स टू आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ द स्टार, ठीक है। द यूनिट्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन, दैट इज 88 नॉन कॉन्स्टिलेशन। सो गाइस अगर हम बात करते हैं तो जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं जब स्काई को स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने पोजीशन ऑफ स्टार पढ़ी होती है, नॉलेज जांच की होती है उसके बारे में। तो उन यूनिट्स के बारे में स्टडी करना, उन यूनिट्स की बात बोलते हैं नवग्रह हैं, अगर हम बताएं अस्तमेजर सप्तऋषि अगर तारे हैं वो इस फॉर्म में है, ठीक है, आपको पता है इस फॉर्म में क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में रहते हैं। तो इन सभी चीज़ों को रीडिंग करना, इन सभी चीज़ों के बारे में पता करना, जिससे हम अपने चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं, वेदर दे आर माइथोलॉजिकली, वेदर दे आर स्पिरिचुअली एंड ऑल दैट, ठीक है। तो उससे हमको मदद मिलती है, ठीक है, कॉन्स्टेलेशन से। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारा आता है सैटेलाइट, ठीक है, सैटेलाइट। नाउ गाइस व्हाट इज सैटेलाइट? तो सैटेलाइट की अगर हम बात करते हैं, सैटेलाइट और हेवनली बॉडीज, वो हेवनली बॉडीज इन दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स, ठीक है, जो कि प्लैनेट्स के आसपास घूमती रहती है ऑन द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ सिस्टम, ठीक है। सॉरी यहाँ पर थोड़ा एडिटिंग हुई है, मून, ठीक है, मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ। तो गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्थ की जो नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है, वो है मून। अगर हम बताएं, अगर देखा जाए तो हमारा आया ये प्लैनेट, ठीक है, और ये हमारा आया अर्थ। और अगर हम बात करें अर्थ की, तो अर्थ के देखो ये सूरज है, ठीक है, ये हम जब बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये सूरज है, ठीक है। तो अर्थ जो है सूरज के आसपास इस रास्ते में ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है। लेट को अगर जैसे अगर ये सूरज मान लिया जाए तो अर्थ जो है सूरज के आसपास ऐसे घूम रही है, हालांकि ये सूरज नहीं है, ठीक है, इस तरह से घूमेगी। ओके, तो अब मैं बताऊँ जैसे, तो सैटेलाइट क्या करती है, सैटेलाइट सैटेलाइट जो है प्लैनेट के आसपास घूमती है। सैटेलाइट जो होगी हमारी अर्थ की जो मून है वो हमारे अर्थ के आसपास घूमेगा, ना कि सूरज के, ठीक है। तो अर्थ के आसपास घूमेगा, ओके, ठीक है, ऐसे करके। तो वो होता है हमारा सैटेलाइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो बता गया आपको अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है, वो है मून। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, अगर हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो सोलर सिस्टम किसी से बना है, सन से बना है, 8 प्लैनेट्स, 8 ग्रह बने हैं, 8 ग्रह हैं, और उनकी सैटेलाइट्स भी हैं, ओके, जैसे कि अर्थ की कौन सी, मून, एंड थाउजेंड्स ऑफ अदर स्मॉलर हेवनली बॉडीज सच एज एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड मेटर्स। और हज़ारों ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे अर्थ में हैं, अगर हम देखा जाए तो, ठीक है। ये हमारा आ गया अर्थ, ठीक है, तो इसमें ये हमारा आ गया सोलर सिस्टम, सॉरी ये हमारा आ गया सन, ठीक है। अब ये आगे प्लैनेट्स, ठीक है, ये क्या है, ये सभी के सभी जो हैं प्लैनेट्स। तो टोटल प्लैनेट्स कितने गाइस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो टोटल हमारे हैं 8, ठीक है, 8 प्लैनेट्स हैं। पहले 9 थे गाइस, पहले 9 थे, 9वां था हमारा प्लूटो, ठीक है, यही नेपट्टून है और यहाँ पर था प्लूटो, ठीक है। बट अब वो ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता, उसको निकाल दिया गया है, ठीक है। क्यों निकाल दिया गया, वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। देखो गाइस, किसी भी चीज़ को अगर हम बात करते हैं, किसी भी हेवनली बॉडी को प्लैनेट का दर्जा देने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ निष्कर्ष होता है, कुछ शर्तें होती हैं, ठीक है। उन शर्तों को जब वो पूरा करता है तो उसको बोलते हैं प्लैनेट, जिसका पहले जैसा अपना ग्रेविटेशन फोर्स, अपना सरफेस होना, अपना एटमॉस्फेयर होना चाहिए, अपना ऑर्बिट होना चाहिए। उसमें प्लूटो की अगर बात करते हैं उसमें सब कुछ था, बट उसमें एक चीज़ नहीं थी, ठीक है, जो प्लूटो था गाइस, तो उसने सब कुछ, उसका फोर्स, अपना एटमॉस्फेयर एंड ऑल दैट सब, बट प्लूटो से पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर आता है नेपट्टून, ठीक है। तो नेपट्टून का अगर ये रेवोल्यूशन ऑर्बिट है सन के आसपास, तो प्लैनेट वही है जो दूसरे प्लैनेट का ऑर्बिट ना काटे। बट जब अगर हम बात करें प्लूटो की, तो जब प्लूटो जो घूमता था सन के इर्द गिर्द, तो वो इस तरह से नेपट्टून का रास्ता काट देता था रेवोल्यूशन का, ठीक है, जबकि एक जो प्लैनेट होगा कभी ऐसा करता नहीं है। तो इस वजह से जो प्लूटो को है, ये रीज़न है कि प्लैनेट्स की श्रेणी से हटा दिया गया था, ठीक है साइज, और उसकी वजह से अब जो है हमारे अर्थ में सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स बचे हैं, ठीक है, ओके, 8 प्लैनेट बचे हैं। वो कौन कौन से हैं अगर हम बात करते हैं, होते हैं मरकरी, ठीक है, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बेसिक्स, बहुत ज़्यादा बेसिक है गाइस, किसी को तो इतना कमेंट्स के नाम भी नहीं पता होते, सो दैट इज़ वेरी हार्श थिंग, हम सबको पता होनी चाहिए ये चीज़, ओके। चलो जी, एस्टेरॉइड ना गाइस, अगर ये यहाँ पे एक चीज़ है, ये एस्टेरॉइड। तो एस्टेरॉइड की अगर हम बात करते हैं, देखो ये एस्टेरॉइड, मैं आपको अगर डायग्राम में दिखाऊँ तो एस्टेरॉइड ये होते हैं गाइस, ये देखो, those heavenly body which are surrounding in our solar system, and somehow they are by the gravitational pull of a planet, they entered into the atmosphere of that planet, is called the asteroid, you can say। now देखो ये है एस्ट्रॉइड, जो एस्ट्रॉइड, ठीक है। अब ये एस्ट्रॉइड कहीं ना कहीं अगर जब यहाँ से घूमेगा, लेट को लगा यहाँ पर अर्थ है, क्योंकि अर्थ पे तो बड़ी एस्ट्रॉइड आई है, तो ये ऐसे हेवनली बॉडीज है जो कि यहाँ पर घूमते हैं यूनिवर्स, ये गैलेक्सी, ये सोलर सिस्टम में, ठीक है। तो ये अब इस जब ग्रेविटेशन, जब ये अर्थ अगर यहाँ पर इस पोजीशन में होती है, लेट को अगर ये अर्थ है, तो इसको इस पोजीशन में होगी, अपने एटमॉस्फेयर की ओर खींचेगी, तो जब ये इसके एटमॉस्फेयर में घुस जाएगा, ठीक है, तो ये एस्टेरॉइड जो है मीटेरॉइड बन जाएगा, ठीक है, मीटेरॉइड। तो
मीटेरोइड। और जब ये मीटेरोइड जो है देखो, एक होता है मीटेरोइड होता है और एक होता है सॉरी, एक होता है मीटियोर और एक होता है मीटेरोइड, ठीक है। एक मीटियोर वो होता है जो कि किसी भी प्लैनेट के सरफेस में एंटर कर चुका है, एटमॉस्फेयर में एंटर कर चुका है, बट फ्रिक्शन ऑफ एयर की वजह से वो उसकी धरती तक नहीं पहुंच पाता है, आसमान में ही जल के खत्म हो जाता है, तो उसको बोलते हैं मीटेरोइड। बट जब मीटियोर और जो इतना ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी खत्म नहीं होता और कहीं ना कहीं धरती तक पहुंच जाता है, धरती के सरफेस तक पहुंच जाता है, उसको बोलते हैं मीटेरोइड गाइस, ठीक है। तो अगर हम बात करें अर्थ की तो बड़े ज़्यादा मीटेरोइड भी आए हुए हैं। अगर हम बात करते हैं तो आपने गाइस कमेंट में बताना, मैं देखता हूँ कि हमारे इंडिया में ऐसी कौन सी लेक है जो कि मीटेरोइड लेक है, ठीक है। मीटेरोइड की वजह से बनी है, एस्टेरॉइड जो आसमान में थे वो हमारी धरती पे पहुंच गया, ठीक है। तो उसकी वजह से एक लेक बन चुकी है, हमारे इंडिया में ही है वो। बताना कौन सी वाली लेक है, देखते हैं कौन कौन कमेंट्स में इतना ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। तो एस्टेरॉइड समझ गया, ठीक है। हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्विंग अराउंड इन आवर सोलर सिस्टम। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एक और फैक्ट की, तो द सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है। सोलर सिस्टम का सेंटर कौन सा है? सन। कुछ पहले बोलते थे कि जो सूरज है वो धरती का चक्कर लगा रहा है गाइस, तो वो थ्योरी भी गलत हुई, क्योंकि जो धरती है वो सूरज का चक्कर लगा रही है गाइस, ठीक है, इन सर्कल फॉर्म, ठीक है, गोल चक्कर में। एस्ट्रोनॉट भी पता लगे हमको, स्मॉल प्लैनेटरी बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड द सन एंड फाउंड इन बिटवीन ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, आल्सो नोन एज माइनर प्लैनेट्स, ठीक है। माइनर प्लैनेट्स भी कहा गया, देखो ड्वार्फ प्लैनेट और माइनर प्लैनेट अलग अलग होते हैं गाइस, ठीक है। प्लूटो इज कॉल्ड द ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है। प्लूटो जो है उसको क्या कहा जाता है? ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है। बोना ग्रह, और इनको माइनर प्लैनेट्स कहा गया हुआ है, ओके। और अगर क्वेश्चन गाइस ये पूछा जाता है कि मैक्सिमम जो एस्ट्रॉइड है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, देखो तो ये हमारा सन आया, ठीक है। सन के बाद हमारा आता है मरकरी, फिर आता है वीनस, फिर आता है अर्थ, फिर आता है मार्स, ठीक है। और अर्थ और मार्स के बीच जितना डिस्टेंस है, इसमें एक बेल्ट आती है गाइस, बेल्ट। इस बेल्ट को हम बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट, ठीक है। एस्ट्रॉइड बेल्ट, एस्ट्रॉइड, इसमें ये बहुत सारे एस्ट्रॉइड हैं, तभी जो हमारे अर्थ पे काफ़ी ज़्यादा एस्ट्रॉइड आते रहते हैं, समझे। चलो नेक्स्ट देखो, मीटेरोइड और मीटेरोइड में पहले बता दिया इसका भी आपको, मीटियोर्स एंड मीटेरोइड, ठीक है। हम बोलते हैं ना, कभी कभी हम पहले बचपन में होते थे, छत पर जाते थे, तो कभी कभी हमको आसमान में चमकते तारे दिख जाते थे, जो कि आसमान की तरफ, हम बोलते टूटता तारा, याद है आपको बचपन में? सबको बच्चों को पता होगा टूटता तारा, तो वो टूटता तारा नहीं, उसको शूटिंग स्टार बोलते हैं गाइस, वही मीटेरोइड जो कि आसमान से आ रहा है हमारे धरती की ओर। एस्ट्रॉइड होता है जो हमारे एयर स्पेस में एंटर कर चुका होता है, ठीक है। मीटियोर्स आर द फ्रेगमेंट ऑफ रॉक कमिंग टुवर्ड द अर्थ, ठीक है। वो रॉक सेगमेंट जो कि अर्थ की तरफ आ रहे होते हैं, दे फाउंड ड्यू टू द कोलिजन अमंग द एस्ट्रॉइड, ठीक है। कभी कभी एस्ट्रॉइड्स के बीच में टक्कर वगैरह हो जाती है, कोलिजन हो जाता है, कभी कभी ग्रेविटेशन पुल हो जाता है, उसकी वजह से भी वो हमारे अर्थ सरफेस की तरफ आते हैं, ठीक है। मीटियोर्स दैट डू नॉट बर्न अप कंप्लीटली इन द अर्थ सरफेस, अर्थ एटमॉस्फेयर एंड लैंड ऑन द अर्थ आर कॉल्ड मीटियोरॉइड्स, ठीक है। वो मीटियोर्स जो कि पूरी तरह से नहीं जल पाते, कंप्लीट नहीं कर पाते हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, गुरुत्वाकर्षण शक्ति से हमारे एयर के वो पूरी तरह से जल नहीं पाते, और किसी न किसी तरह से जो है हमारी अर्थ की जो सरफेस है, ठीक है, अर्थ की सरफेस तक पहुंच जाते हैं, तो उनको कहा जाता है मीटियोरॉइड्स। आई होप अब जो है आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, मीटियोर और मीटियोरॉइड्स, मीटियोर, मीटियोराइट और एस्ट्रॉइड, ठीक है, कहीं ना कहीं तीनों इंटरलिंक ही है। चलो जी नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, मीटियोराइट्स आर कंपोज ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ निकल आयरन एलॉय, ठीक है। तो देखो किससे बनते हैं? निकल आयरन एलॉय, ठीक है, जिसमें कि 10% निकल होता है और 90% आयरन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकला यहाँ से, देखो तो अगर बोलेंगे कि कंपोजिशन ऑफ एस्ट्रॉइड या कंपोजिशन ऑफ मीटियोराइट्स, तो ये बता सकते हो आपकी 10% जो है निकल है एंड 90% जो है आयरन है, एंड सिलिकेट मिनरल्स आल्सो। तो क्लासिफिकेशन अगर अब आ रहा है हमारी प्लैनेट्स के बाद, तो प्लैनेट्स की अगर हम बात करते हैं तो दो टाइप के प्लैनेट्स आते हैं गाइस। देखो प्लैनेट्स की अगर हम बात करते हैं तो दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं हमारे इनर और एक हमारे होते हैं आउटर, ठीक है। इनर और आउटर, इनर में हमारे पहले 4 आते हैं, आउटर में हमारे बाद में 4 होते हैं। इनर में आ गया मरकरी, ठीक है, वीनस, अर्थ, मार्स। इसमें आ गए हमारे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। इसमें इनकी अगर बात करते हो ये रॉकी होते हैं, रॉकी सरफेस है, इनकी अगर हम बात करते हैं ये गैशियस जायंट है, ओके। तो ये सारे डिफरेंस, और भी बड़े डिफरेंस हम आगे जाके बताते हैं आपको, ठीक है। और अगर आप इसमें डिफरेंस लेना चाहते हो, दे आर क्लोजर टू द सन, ठीक है, दे आर फारदेस्ट फ्रॉम द सन, ओके ना। अगर बात करते हैं गाइस ड्वार्फ प्लैनेट की, ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है। एक मिनट देखते हैं आगे जाके क्लासिफिकेशन लिखी है कि नहीं है। चलो गाइस इसमें तो क्लासिफिकेशन नहीं बताइए, बट हमारे जो रिसर्च वाली सेशन उसमें बताया हुआ, ठीक है। इसमें तो मेन फैक्ट्स बताए हुए। ड्वार्फ प्लैनेट गाइस बोना ग्रह, जिसको मैंने आपको बताया बोना ग्रह, ठीक है। अकॉर्डिंग टू LAU इट इज सेलेस्टियल बॉडी इन डायरेक्ट ऑर्बिट ऑफ द सन that is massive enough that is the shape is controlled by gravitational force but has no clear neighborhood. Pluto, Ceres, Eris, Mercury and Huma,
ठीक है। ये हमारे अगर बात की जाए कि हमारे यूनिवर्स में सोलर सिस्टम में मिल्की वे गैलेक्सी के जो सोलर सिस्टम है उसमें कितने डॉफ प्लानट हैं, तो वह है 5 गाइस। अगर मैं बताऊँ, अगर बोले जाए कि मिल्की वे में कितने सोलर सिस्टम है तो इसका कोई पता नहीं हमको, ठीक है, बिलियंस ऑफ हैं। ओके, बट अगर हम बात करते हैं सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं तो आप बोल सकते हो कि भाई 8 प्लैनेट्स हैं, और 8 प्लैनेट्स में कितने डॉफ प्लैनेट हैं, 5, ठीक है। और उन 8 प्लैनेट्स में नहीं है, 5 जो हैं अलग हैं। टोटल कितने प्लैनेट्स हैं, 8, और टोटल कितने डॉफ प्लैनेट हैं, 5, और दोनों अलग अलग हैं। 8 और 5 मिला के आप 13 मत कर देना, ठीक है। तो डॉफ प्लैनेट्स के बारे में मैं आपको जो है सबसे पहले ही बता चुका हूँ, इनकी प्रॉपर्टीज एंड इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लाइट ईयर, ठीक है। लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर इज द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर एट द स्पीड ऑफ 10 रेस्ट पावर 10 10 इंटू 3 इंटू 10। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर गलत बताया हुआ को, देखो मैंने बताया ना एडिटिंग में। तो गाइज एक प्रतिवर्ष में जो लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको बोलते हैं लाइट ईयर, ठीक है। और अगर हम बात करें स्पीड ऑफ लाइट जो होती है कितनी होती है, 3 इंटू 10 की रेस्ट पावर 8 मीटर पर सेकेंड। गाइज सोच सकते हो, इसको मल्टीप्लाई कर लेना अगर खुद, मैं तो उतना 1 मिनट चलती है, 1 मिनट में 1 सेकंड में इतना मीटर चलती है, 1 सेकंड में इतने मीटर चलती है, मीटर पर सेकंड, समझ सकते हो स्पीड ऑफ लाइट। ओके, तो ये जो अगर हम बात करते हैं उसकी, तो उसको कितना टाइम लगता है हमारे हाथ में, चलो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है अर्थ से सन के बीच का जो डिफरेंस हम देखते हैं तो हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में देखते हैं गाइस, ठीक है। वैसे तो मैंने अगर बात करते हैं आगे जाके बता दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, ठीक है। फिर भी अगर हम देख लिया जाए यहाँ पर एक तो हाँ, अर्थ और सन के बीच में कितना डिफरेंस है गाइस, अर्थ से लेकर सन के बीच में, उम्मीद है सारे नोट करेंगे, ठीक है। 1 4 9 5 9 8 9 00 किलोमीटर, ठीक है। 14 करोड़ 95,98,900 किलोमीटर, ठीक है। 14,95,98,900 किलोमीटर, ठीक है। इतना डिफरेंस है हमारे अर्थ से लेकर सन तक, सोचो फिर। और अगर हम बात करते हैं सन के बारे में, तो सन का डायमीटर कितना है? डायमीटर सन का जो डायमीटर है गाइस वो है 13 लाख, ठीक है। ये आर नहीं है यार गाइस, हमेशा मेरा 13,91,980 किलोमीटर। ये इन्फॉर्मेशन नोट कर लेना गाइस पक्का, ठीक है। टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं गाइस, उसके टेम्परेचर की तो बहुत ज़्यादा, ठीक है। 15 करोड़, ओके। और अगर हम 1-2 फैक्ट अगर हम सन के बारे में जाने तो अच्छी बात हो जाएगी। देखो मुझे पता कैसे आपने नोट करना, लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज़ है बताना, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सूरज से लेकर हमारे अर्थ के बीच में जब लाइट पहुंचती है तो कितना टाइम लगता है? 8 मिनट एंड 16.6 सेकेंड। ये क्वेश्चन पूछते हैं गाइस पेपर में, क्योंकि ये जितना छोटा डाटा है ना, ये तो मुश्किल होता है। चलो जी, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं हमारे अर्थ के बारे में। अर्थ की अगर हम बात करते हैं शेप की, तो ओबुलेट शेप है, ऐसी है, ठीक है। चपटी सॉरी पूरी गोल नहीं है गाइस, थोड़ी सी साइड से जो है ऐसी है। यहाँ पर थोड़ा सा ख़राब बन गया है, रुको मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर हमारे अर्थ की आपको बात करते हैं, नहीं ये जो है ऐसा, ठीक है। ये बोल सकते हो आप गाइस, हमारे अर्थ जो ऐसी थी ऐसी है। वापस एक बार बनाता हूँ आपके लिए। यार क्या हो रहा है अभी, इससे भी बन रही है। ऐसे लगभग आप अप्रॉक्सीमेटली ऐसे बोल सकते हो हमारी अर्थ ऐसे, ठीक है। तो पूरी गोल नहीं, ये वाली जो साइड वाली चीज़ है ना, ये थोड़ा ज़्यादा चौड़ी है, ठीक है। तो ओब्लेट स्फेरॉइड, इट इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल, तो है गोली है, ठीक है। फ्लैटन अ लिटल एट द पोल्स, ठीक है। पोल्स पे जो है थोड़ी सी ऐसे थोड़ी फ्लैट है, ठीक है। विद अ सिंगल बल्ज एट द सेंटर इक्वेटर, ठीक है। यहाँ पर ये वाला इक्वेटर जो सबसे थोड़ा सा ये वाला एरिया लंबा है, ओके।
पेरिफेरल नियरेस्ट पोजीशन टू द अर्थ। नाउ गाइस दो तीन टर्म्स होती हैं, एक होती है, पहले मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ ना, एक होती है गाइस पेरिहिलियन, ठीक है। पेरिहिलियन क्या होता है, नियरेस्ट पोजीशन ऑफ द अर्थ टू द सन, ठीक है। देखो ये अगर हम बताएं ये सन है, ठीक है, सन, अर्थ जब ये इसके आसपास घूम रहा है, ठीक है, तो जो नियरेस्ट पोजीशन है, देखो यहाँ से इस समय अगर हम जब हमारा जो है अर्थ है जो घूम के इस वाले पोजीशन में आएगा, इस जगह पे आ जाएगा, तो इस यहाँ से लेकर जो इस ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस है जो अर्थ और सन के बीच में, इसको बोलते हैं पेरिहिलियन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, ठीक है, पेरिहिलियन, ठीक है। द नियरेस्ट पोजीशन ऑफ अर्थ एंड अर्थ टू द सन इज कॉल्ड द पेरिहिलियन, ठीक है, जो पास वाला, पेरिहिलियन मतलब पास, ठीक है। एपिहिलियन, एपिहिलियन मतलब जब हमारी अर्थ घूम के इस जगह से यहाँ पर, अगर लेट को यहाँ पर पहुँच गई यहाँ पर, ठीक है, तो हमारा जो अर्थ है यहाँ पर पहुँच गई है, और इस पोजीशन से, ठीक है, अभी देखो यहाँ पर ये इसके कंपेरिजन में तो ये तो दूर है ना, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एपिहिलियन, ठीक है, एपिहिलियन, ठीक है। पेरिहिलियन एपिहिलियन में आई गैस, अब आपको जो है कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी गाइस, उम्मीद करता हूँ मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करवा दिया होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, तो एक मिनट, चलो पहले पढ़ लेते हैं। तो एपिहिलियन भी मैंने बताया आपको, ठीक है। एपिहिलियन क्या होता है कि जो फारदेस्ट फ्रॉम द सन, ठीक है। द अर्थ इंटीरियर इज कम्पोज ऑफ 3 मेजर लेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि अर्थ का जो इंटीरियर है वो 3 लेयर्स में बनाया हुआ है, ठीक है। कौन सी आती है सबसे पहले हमारी, ठीक है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट मतलब ऊपर वाली, लिथोस्फीयर बोल सकते हो, ठीक है। फिर आती है हमारी मेंटल जो कि मिडिल में है, एंड कोर जो कि बिल्कुल बीच में पड़ती है, ठीक है, अर्थ, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं अपर की, दैट इज कि किसकी, क्रस्ट की, तो क्रस्ट किस दो चीज़ों से बना होकर मिल गई। यहाँ पर भी क्वेश्चन फंसते हैं कि जो हमारा अर्थ का मेंटल, क्रस्ट, कोर कौन कौन से लेयर्स है जो किस चीज़ से बनी होती है। तो देखो इसका है सियाल और सीमा, ठीक है, सियाल और सीमा, दो बहनें थी सियाल और सीमा, ठीक है। यार एक मिनट, सियाल सीमा दो बहनें थी, ठीक है। तो जो ऊपर वाली है लेयर हमारी, दैट इज लिथोस्फीयर जो कि क्रस्ट है, वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनी है। सियाल, SI का मतलब सियाल एंड AL का मतलब एल्यूमिनियम, ठीक है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। तो जो हम बात करते हैं मिडिल में है मैग्नीशियम, तो SI का मतलब होता है सिलिकॉन, MA का मतलब होता है मैग्नीशियम, ठीक है। तो सीमा जो लास्ट कोर होती है हमारी निकल से बनी होती है, नाइफ एंड आयरन, चाकू नाइफ, ठीक है, NiFe, ठीक है। NI का मतलब होता है निकल और FE का मतलब होता है आयरन। तो ये ट्रिक्स है, इस तरह से आप याद कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं अर्थ के रोटेशन की, तो रोटेशन ऑफ अर्थ की अगर हम बात करते हैं, तो स्पिन इमेजिनरी एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन 1 डे रिजल्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, आप देखो अर्थ जो है यहाँ पर हमारा सूरज है, ठीक है, सूरज याद रखना, सूरज स्टेबल है, सूरज नहीं वो करता है। अर्थ जो है ये हमारा आ गया आपका ईस्ट, ये हमारा आ गया आपका वेस्ट, ठीक है। तो अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है अपनी जगह पे, और ऑब्वियसली यूनिवर्सली वेस्ट से ईस्ट घूमती है, ठीक है। अर्थ गाइस वेस्ट से ईस्ट रोटेट भी करती है, रिवॉल्व भी करती है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब हम बोलते हैं ना कि सूरज तो हमेशा ईस्ट से निकलता है। देखो गाइस अगर अर्थ हमारी यहाँ से यहाँ जा रही है, अर्थ मूव कर रही है यहाँ से यहाँ, अब लेट को लो अगर यहाँ पर अर्थ है, ठीक है, अभी उसका फेस यहाँ पर है, तो जब थोड़ी सी यहाँ पर मुड़ेगी तो उसका फेस यहाँ आएगा ना, तो ये तो चलो सॉरी ये नहीं, अगर ये सन है, ठीक है, ये सन है, इसकी लाइट से अगर ऐसे पड़ रही है, सन की लाइट ऐसे पड़ रही है ना, सन की लाइट तो ऐसे पड़ेगी, तो हमारा सूरज अगर यहाँ पर है, ठीक है। अब लेट कर लो ये वाली पोजीशन इसकी यहाँ पर है ना, तो जब वो वेस्ट की तरफ मुड़ेगा, ठीक है, यहाँ इसका वेस्ट क्या आएगा, इसका वेस्ट तो ये है, और इसका ईस्ट तो ये है, ठीक है। तो हमेशा वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, तो इससे ईस्ट इसका एक स्टेप ये वाला आया ना, तो जब इस पोजीशन पहुंचेगा तो इसका ईस्ट ये वाला यहाँ हुआ ना, ठीक है, तो ये वाला सूरज को ये यहाँ पर आएगा, और जब यही वाली पोजीशन इसकी घूम के, जब अर्थ घूम के यहाँ पर आएगी, और अर्थ का जो ये वाला फेस यहाँ पर होगा, ठीक है, तो ये वाली सूरज लाइट तो यहाँ पर पहुँच गई, और जब ये अर्थ यहाँ पर पहुँचेगी और ये वाली फेस इसकी यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये वाला फेस तो इसका यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये इसकी वजह से क्या होता है, मुझे पता है यहाँ पर थोड़ा सा काम खराब हो गया, वापस एक बार समझाता हूँ, ठीक है, वापस समझाता हूँ। देखो उसकी वजह से हमारा होता है अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या होता है, दिन और रात होते हैं हमारे, वापस बनाता हूँ। जैसे हमारा यह सूरज आ गया, वैसे सूरज है ना, अब सूरज की जो है लाइट तो पड़नी ही है, ठीक है। ये हमारा आ गया ऑर्बिट, रेवोल्यूशन वाला ऑर्बिट, ठीक है। ये हमारा आ गया अर्थ। अब देखो ये रेवोल्यूशन गाइस मैंने क्यों बनाया हुआ है, क्योंकि आपको से समझाने के लिए, ठीक है, समझाने के लिए बनाया हुआ कि ये समझ लो आपका ये रेवोल्यूशन नहीं है, रोटेशन है, ठीक है। रोटेशन अर्थ घूमती तो ऐसे ना, एक दिन अपनी जगह पे पूरी ऐसी तो घूमेगी गोल, तो इसलिए बनाया गोल। ये रोटेशन वाला, रेवोल्यूशन वाला नहीं, रोटेशन वाला सर्कल है, ठीक है। लेट करो सुबह हो गई है, ठीक है, सुबह हो गई और सूरज की जो है रोशनी निकल चुकी है। अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सली हमारा आपका ईस्ट आ गया और ये आ गया आपका वेस्ट है, ठीक है।
अब जो है अर्थ वेस्ट से ईस्ट घूमती है, हमको पता है वेस्ट से जो है ईस्ट की तरफ घूमती है, ठीक है। तो सुबह सुबह का समय है और ये हमारा ईस्ट है ना, ठीक है। ये लोग यहाँ पर एक हम अर्थ बना देते हैं, यहाँ पर भी एक अर्थ बना देते हैं, यहाँ पर भी एक हम अर्थ बना देते हैं, ये अर्थ बना देते हैं, ठीक है। इस चारों के पाँचों के पाँचों सेम है, ठीक है, बस पोजीशन अलग अलग होगी। देखो अगर हम ये वाली जैसे सवेरे सुबह का टाइम है, ठीक है, देखो ये चीज़, तो ये हमारी आ गई ईस्ट, ठीक है, ईस्ट, तो यहाँ से सूर्य निकला हुआ है, ठीक है। अब जब अर्थ घूमेगी, घूमेगी ना, घूमेगी समय के अनुसार घूमेगी, और जब घूमते 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 यहाँ पर पहुँच जाएगी, है ना, तो जो ईस्ट की जो लाइट है जो यहाँ पर साइड पर पड़ रही थी, और देखो डायरेक्ट बीच में पड़ेगी ना, डायरेक्ट बीच में पड़ेगी। इसका मतलब जो सर है तो दिन हो गया, क्योंकि सूर्य से सिर पे चढ़ गया, बोलते सूर्य सिर पे आ गया हुआ है। अब ये करते 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 ये वाला ईस्ट तो इधर था ना, देखो फेस तो इसका इधर ही है, ये वाला फेस तो इधर है, इधर था स्टार्टिंग में। अभी घूमते घूमते ये वाला फेस इधर पहुंच चुका ईस्ट। अब देखो ईस्ट इधर आ गया इसका, और जो सूरज है सेंटर यहाँ पर था 12 बजे के टाइम इधर, लेकिन अब जो सूरज की लाइट है यहाँ पर पड़ रही है इस वाली जगह। अब थोड़ी थोड़ी संध्या होने लगी है, ठीक है। अब वही वाला फेस देख रहे हो घूम के गाइज, जो है सूरज की लाइट यहाँ पर पड़ रही है, इसका मतलब ये वाला फेस जो है यहाँ पर पहुँच चुका है, ठीक है। और जब सूरज की लाइट यहाँ पर पड़ेगी और जो है सुबह जो है वो ईस्ट चुका हो चुका है, और इसका मतलब जो है फेस जो है सुबह वाला वो इस साइड है ना, तभी तो रात होगी, क्योंकि इस साइड होगा तो रोशनी इस साइड पड़ रही है, तभी साइड रात होगी, ठीक है। तो जब सुबह होगी फिर ये वेस्ट की तरफ मुड़ेगी, और फिर ये वाला फेस है फिर मुँह आगे तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से घूमती है ये देखो, इस तरह से घूमती है, ठीक है, इस तरह से सूरज के आसपास सामने आती है। 2-3 बार देखोगे गाइस, थ्योरेटिकल एनिमेशन में देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम थोड़े से फैक्ट्स जान लेते हैं प्लैनेट्स के बारे में। देखो सन के बारे में मैंने आपको बताया, सब कुछ बता दिया, ये सन के बारे में सारे फैक्ट्स हैं। देखो सन रोटेशन स्पीड भी है 25.38 डेज बताई हुई है, ओके। और जो टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच अर्थ इज 8 मिनट 16 सेकंड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट ये टाइम, ओके, इसको नोट कर लेना। ना प्लैनेट्स के बारे में थोड़े से फैक्ट्स वगैरह जान लेते हैं। यहाँ पर भी लगभग अगर ज्योग्राफी से क्वेश्चन आए तो एक या 2 नंबर यहाँ, अगर 5 नंबर से ज्योग्राफी क्वेश्चन एक नंबर या 2 नंबर यहाँ से पक्के होंगे, याद रखना, ठीक है। अगर हम बात करें सोलर सिस्टम की, तो सबसे बड़ा प्लैनेट हमारा आता है जुपिटर, पहली बात। सबसे बड़ी सैटेलाइट आती है गाइनामेड, ठीक है। सैटेलाइट में बताया था जो प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमती है, गाइनामेड है, वो भी जुपिटर की ही सैटेलाइट है। ब्लू प्लैनेट है, जिसको नीला प्लैनेट कहा गया, वो किसको कहा गया, अर्थ को कहा गया है, ठीक है। ग्रीन प्लैनेट किसको कहा गया, यूरेनस को कहा गया, क्योंकि यहाँ पर मीथेन गैस बहुत ज़्यादा, ठीक है। ब्राइटेस्ट प्लैनेट सबसे चमकीला ग्रह किसको कहा गया, वीनस को कहा गया हुआ है। ब्राइटेस्ट प्लैनेट आउटसाइड द सोलर सिस्टम के बाहर कौन सा प्लैनेट है जो कि बहुत ज़्यादा चमकता है। वैसे मैंने बोला था ना कि भाई एक ही सोलर सिस्टम नहीं, यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा, हमारी गैलेक्सी में कितने ज़्यादा सोलर सिस्टम होंगे। तो जैसे मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे पास वाली गैलेक्सी कौन सी थी, एंड्रोमेडा, वैसे ही ब्राइटेस्ट प्लैनेट जो अर्थ का सबसे कौन सा, वीनस। और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा, वीनस। और हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जो है दूसरे सोलर सिस्टम, उनका सबसे ब्राइटेस्ट जो प्लैनेट है वो कौन है, वो है सीरियस डॉग स्टार, ठीक है। नेक्स्ट क्या बात करते हैं, क्लोजेस्ट स्टार टू द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के हमारे सबसे क्लोजेस्ट स्टार कौन सा, प्रोक्सिमा सेंचुरी है, ठीक है। कोल्डेस्ट प्लैनेट सबसे कौन सा, नेपट्टून। क्यों, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पर सूरज है, ठीक है, तो सबसे पहले आ गया मरकरी, ठीक है। और जो सबसे लास्ट कौन सा है, वीनस, नेपट्टून। तो जो सबसे दूर होगा तो वही तो ठंडा होगा ना, लॉजिकली बात है, ठीक है। कुछ लॉजिकल क्वेश्चन भी आते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, इवनिंग स्टार किसको कहा गया हुआ है, वीनस को कहा गया हुआ है। फॉरेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन से दूर सबसे, वीनस मैंने अभी बताया, नेपट्टून सॉरी बताया अभी। प्लैनेट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट, ऐसा कौन सा प्लैनेट जिसकी सबसे ज़्यादा जो है सैटेलाइट्स हैं, वो है सैटर्न गाइस, ठीक है। सैटर्न कितनी सैटेलाइट्स हैं इसकी 146 आई गेस, 46 या 45, ठीक है। तो ये भी बड़ी बार पूछा गया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो गाइस इवनिंग स्टार ही है ना, तो मॉर्निंग स्टार जो है, मॉर्निंग स्टार तो वो भी वीनस ही है, याद रखना। फास्टेस्ट रेवोल्यूशन इन द सोलर सिस्टम, फास्टेस्ट सबसे फास्ट सबसे ज़्यादा देखो ये सन है ना, सूरज के सबसे इर्द गिर्द सबसे ज़्यादा तेज़ चक्कर कौन लगाता है, सबसे पहला यहाँ, अगर यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ पूरा चक्कर लगा सबसे पहले कौन पहुँचता है, मरकरी पहुँचता है, क्योंकि सबसे फास्ट सबसे छोटा है, ठीक है। तो उसका टाइम कितना, 88 डेज, ठीक है। 88 डेज में जो है अपना पूरा चक्कर लगा के वापस पहुँच जाता है। और सबसे स्लोएस्ट कौन सा होगा, नेपट्टून, क्योंकि सबसे दूर है। 145 साल लगाता है गाइस, 145 ईयर्स लगाता है गाइस एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में सूरज की, सोच सकते हो 145 साल, इतनी तो इंसान की उम्र नहीं होती है। चलो जी नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हॉटेस्ट प्लैनेट सबसे गाइस वीनस है गाइस। अगर आप बोलोगे ऐसा क्यों है, तो देखो बड़ी ज़्यादा लॉजिकली बात है, नॉर्मल ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये अगर आपका सूरज आ गया, ठीक है, तो ये आ गया आपके प्लैनेट्स, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, चारों को ले लेते हैं, ठीक है। तो मरकरी हमने क्या पढ़ा अभी से पहले क्या पढ़ा कि मरकरी जो है, मरकरी सबसे फास्टेस्ट है, 88 डेज में लगाता है टाइम पीरियड अपना। तो अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फास्ट है, फास्ट घूम रही है, तो उसको गर्म लगेगी ना। वेदर है जो ये प्लूटो, ये अपना ये है वीनस है, वीनस की रोटेशन स्पीड कितनी है, इसकी रोटेशन स्पीड है 223 डेज है शायद, हाँ
और इसकी रेवोल्यूशन कितनी है 245 डेज़ 245 डेज़। ठीक है, कितना आराम से चल रहा है। तो इतना आराम से चलेगा तो ये तो गर्म होगा ही होगा, क्योंकि मरकरी जो पास में तो है, मरकरी पास है सूरज के, लेकिन फास्ट ना, उस फास्ट की वजह से उसको इतना फर्क नहीं पड़ता जितना वीनस को पड़ता है। ठीक है, तो इस वजह से वीनस जो है फास्ट सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है अर्थ का। डेंसेस्ट सबसे डेंस कौन सा है? अर्थ ही है, क्योंकि उसका प्लैनेट बस पे। फास्टेस्ट रोटेशन इन द सोलर सिस्टम, रेवोल्यूशन किसकी है? सबसे सूरज के सबसे जल्दी कौन चक्कर लगाता है? मरकरी। अपनी जगह पर सबसे ज़्यादा जल्दी कौन चक्कर लगाता है? वह है जुपिटर। कितने जल में? 10 घंटे में। ठीक है, 10 घंटे लगाता है। हमारा अर्थ का टाइम कितना है? 24 घंटे में। हमारा एक दिन रात और दिन होता है ना, जुपिटर में 10 घंटे में रात और दिन हो जाता है। तो सबसे फास्ट रोटेशन है जुपिटर की और सबसे फास्ट रेवोल्यूशन है मरकरी की। नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार वीनस मैंने बताया था। नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ का सबसे पास कौन सा प्लैनेट है? अर्थ का सबसे पास वीनस है। ठीक है, नियरेस्ट प्लैनेट टू सन। ओके, सो रेड प्लैनेट कहा गया मार्स को, क्योंकि मार्स को रेड प्लैनेट क्यों कहा गया पता है? आयरन की वजह से। ठीक है, आयरन की वजह से वो उसमें आयरन बहुत ज़्यादा है उसके उधर एटमॉस्फेयर। स्लोएस्ट रेवोल्यूशन स्पीड देखो, हमने फास्टेस्ट पढ़ी थी, सबसे फास्टेस्ट रेवोल्यूशन किसकी है? फास्टेस्ट रेवोल्यूशन गाइस तो मरकरी की है। तो स्लोएस्ट रेवोल्यूशन किसकी? नेपट्टून की। मैंने पढ़ा था क्योंकि बड़ा दूर है। स्लोएस्ट रोटेशन किसकी है? वीनस की है, तभी तो सबसे फास्टेस्ट है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट सबसे छोटा कौन सा? मरकरी है। सब स्मॉलेस्ट सैटेलाइट सबसे छोटी कौन सी? डेमोस। ठीक है, और अर्थ की ट्विन सिस्टर को कहा गया है? वीनस को कहा गया है। सैटेलाइट विद एन एटमॉस्फेयर लाइक अर्थ, वो कौन सी है? वह मून। ठीक है, एक मिनट, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। सॉरी, हाँ, टाइटन। सिर्फ एक ऐसा एटमॉस्फेयर है, एक ऐसे सैटेलाइट है जिसमें अर्थ की जैसा एटमॉस्फेयर, वो है टाइटन। यहाँ पर गाइस तो थोड़ी स्क्रीन में प्रॉब्लम। चलो जी, अब हमारा गाइस नेक्स्ट टॉपिक है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अक्षांश देशांतर। देखो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो अगर हम बात करें लैटिट्यूड में, अगर आपको बता देता हूँ फिगर करके अगर हम बात करते हैं तो जैसे अगर मैंने बताया अर्थ का अगर ये है। ठीक है, चलो जी, ठीक है, तो ये अगर लैटिट्यूड की देखो, लैटिट्यूड याद रखना, हमेशा कंफ्यूज होता है कि लैटिट्यूड एल से लैटिट्यूड ऐसे लेटना, तो जो लेटा हुआ होगा वो लैटिट्यूड होगा। ठीक है, तो लैटिट्यूड अर्थ के ऊपर ऐसे रेखाएं हैं ना, ये रेखाएं गाइस याद रखना जो है क्या, ये रेखाएं जो है क्या बोलने लगा था यार, पैरेलल्स हैं। ठीक है, हमेशा सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अर्थ के ऊपर ऑफिशियली ये रेखाएं नहीं है, ये सिर्फ इमेजिनरी लाइन्स है। देखो, इमेजिनरी ड्रॉन ऑन द सरफेस पैरेलल टू द इक्वेटर। ठीक है, तो ये सभी रेखाएं इमेजिनरी हैं। अगर आप बोलो ऊपर से आसमान जाके देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं दिखेगा आपको अर्थ के ऊपर। तो लैटिट्यूड का यूज़ क्या हुआ? आप बोलो लैटिट्यूड क्यों हुआ? किसी भी लोकेशन की अगर आपने पर्टिकुलर जगह बतानी है तो उसके लिए लैटिट्यूड यूज़ किए जाते हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का। अगर आप बोलो जी मैं जैसे बोलूँगा कि भाई मैं अफ्रीका में नाइजीरिया में हूँ, तो नाइजीरिया में भाई मैं इस पहाड़ पर हूँ, तो कैसे बताऊँगा? ठीक है, तो उसके लिए आपको पता लगता है कि लैटिट्यूड भाई जी 64 डिग्री नॉर्थ एंड 82 डिग्री साउथ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पता लग जाएगा, तो एग्जैक्ट लोकेशन पता लग जाता है कि बंदे के कहाँ पर है। दैट इज वाई लोकेशन किसी बंदे की भी पर्टिकुलर, किसी बंदे के किसी भी चीज़ की अर्थ के ऊपर लोकेशन, पर्टिकुलर लोकेशन जानने के लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का यूज़ किया जाता है। ओके, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ड्रोन ऑन द सरफेस पैरेलल टू द इक्वेटर, तो जैसे हमारा अर्थ आ गया। ठीक है, तो इस पर जो 0 डिग्री इक्वेटर है, 0 डिग्री जो सबसे बीच में सबसे सेंटर पे है, वो कौन सा है? 0। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्वेटर, 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, तो बिगेस्ट लैटिट्यूड एंड दैट डिवाइड अर्थ इनटू 2 इक्वल हेमिस्फीयर। सबसे बड़ा लैटिट्यूड कौन सा है? इक्वेटर, क्योंकि अर्थ को बीच से 2 हिस्सों से काटता है। याद रखना लैटिट्यूड जो हमेशा होगा वो हमेशा क्या होगा गाइस? लैटिट्यूड हमेशा जो है पैरेलल होंगे, कभी भी एक दूसरे के साथ टच नहीं करेंगे। ठीक है, लॉन्गिट्यूड एट द सेम टाइम करते हैं, लॉन्गिट्यूड जो है वो पैरेलल नहीं होते हैं, लैटिट्यूड पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो कौन से लैटिट्यूड है? देखो ये 0 डिग्री, तो यहाँ से देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री जाता है। ठीक है, ऐसे ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो 360 डिग्री का टोटल लैटिट्यूड होता है। ठीक है, और तो क्या इन लैटिट्यूड्स के भी कुछ नाम होते होंगे? हाँ, क्यों नहीं होते होंगे नाम, इनके भी नाम है। मैं एक मिनट थोड़ा सा, चलो आप अगले वाला पिक्चर हमारा या एक्चुअली इसके लिए फिर वापस फिगर लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा तो समझ आएगा नहीं। चलो ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें तो ये आ गया आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, 0 डिग्री दैट इज इक्वेटर। ठीक है, अब हम इक्वेटर के जब 23 डिग्री नॉर्थ चलते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 23 जब पहुंचते हैं तो इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं गाइस। ओके, तो इसकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो है 23 एंड 5 डिग्री नॉर्थ इसकी लोकेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। और जब 23 एंड
5 डिग्री जब साउथ आते हैं तो इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जब हम 66.5 डिग्री ऊपर चलते हैं तो इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, और जब 66.5 डिग्री हम साउथ में आते हैं तो इसको बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ईच डिग्री, ना ईच डिग्री का मतलब ये नहीं इक्वेटर से इस डिग्री या इस डिग्री, इक्वेटर से 1 डिग्री ऊपर, 2 डिग्री ऊपर, 3 डिग्री ऊपर, 4 डिग्री ऊपर, हर एक डिग्री के बीच में कितना डिफरेंस आता है। देखो लेट कर लो, जैसे फिर सारा मिट जाएगा यार, चलो लेट कर लो, जैसे आपका ये वाला लैटिट्यूड आ गया, ठीक है, ये 0 डिग्री है, फिर आया 1 डिग्री, फिर आया 2 डिग्री, फिर आया 3 डिग्री, फिर आया 4 डिग्री, फिर आया 5 डिग्री, और इन हर एक डिग्री के बीच में, हर एक लैटिट्यूड के बीच में कितना डिफरेंस है पता है? 111 किलोमीटर का, ठीक है, 111 किलोमीटर का, एक्जैक्ट 111 किलोमीटर का। जिसमें आप नॉर्थ से साउथ जाओ, या कहीं आप जहाँ पर खड़े वहाँ से नॉर्थ जाओ या नॉर्थ जाओ, 111 किलोमीटर के बाद या ना आपका लैटिट्यूड जो है नेक्स्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलो समझ आ गया ये। इक्वेटर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस याद रखना, और सबसे बड़ा लैटिट्यूड है हमारा इक्वेटर, ठीक है। अब आते हैं लॉन्गिट्यूड की बात, जिसको बोलते हैं मेरिडियंस बोलते हैं। Now meridians are the series of semicircle that run from pole to pole passing out through the equator, ठीक है। सबसे बड़ी बात है जो है ये इंटरसेक्ट करते हैं हमेशा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। प्राइम मेरिडियन passes through Greenwich near London, divides the earth in eastern and western hemisphere, its value is 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस ये लाइन, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हम वापस से फिगर लें अर्थ की तो ये हमारा आ गया, ठीक है। अब हमने देखा था, क्या देखा था कि जो लैटिट्यूड हमारे, जो हमारे लैटिट्यूड थे वैसे हैं, ठीक है, ऐसे हैं, ठीक है, टेढ़े टेढ़े बन रहे हैं, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड के होते हैं लंबे हैं, जो लंबे हैं, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड जो होते हैं हमारे ऐसे होते हैं, ऐसे, ठीक है। लेकिन लॉन्गिट्यूड की सबसे बड़ी बात पता है क्या, ये हमेशा जो है जुड़े होते हैं एट द पोल, ठीक है, पोल्स पे जुड़े होते हैं, तो ये पैरेलल नहीं है, ठीक है, ऐसे होते हैं। देखो हर एक जो लैटिट्यूड है सेंटर से आ रहा है, और ये जो है काटते हैं। जैसे अगर हम बात करें गाइस इक्वेटर की, तो इक्वेटर जो हमने बोला था कि इक्वेटर इज द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ को जो है दो इक्वल हिस्सों में काटता है। कौन हमारा, कौन काटता है यार, एक पेन चेंज होता है, हाँ, इक्वेटर जो हमारे अर्थ को दो हिस्सों लगातार इक्वल भाग में काटता है। तो क्या लॉन्गिट्यूड भी है, लॉन्गिट्यूड का भी हमने कुछ रखा हुआ है। तो गाइस लॉन्गिट्यूड का हमने रखा हुआ है ग्रीनविच, ठीक है, ये देखो ये वाली जगह ग्रीनविच, ये जो कि लंदन में पड़ता है, ठीक है। ये ग्रीनविच जो है अर्थ को लॉन्गिट्यूड के हिसाब से काटता है, ओके, 0 डिग्री बोलते हैं इसको, ओके। इसके हिसाब से ग्रीनविच अगर बात की जाए अर्थ का, तो अर्थ गोल है। जब साइंटिस्ट ने बोला कि भाई हम सेंटर कौन सा रखें अर्थ का, जहाँ से बोले कि साइड लेफ्ट है साइड राइट है, क्योंकि अर्थ तो गोल है, तो गोल का कोई होता नहीं है एक पॉइंट, तो इसलिए उन्होंने ग्रीनविच ये जगह है लंदन में, इस जगह को रखा सेंटर कि भाई अब इसके लेफ्ट जो भी होगा वो होगा ईस्ट, और उसके जो राइट साइड होगा वो होगा वेस्ट, समझे। सॉरी अभी मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं इस पोजीशन में बैठा हूँ। इसके जो राइट साइड होगा वो होगा ईस्ट, और जो उसके लेफ्ट साइड होगा वेस्ट, ठीक है। तभी इस इन वाली वेस्टर्न बोलते हैं, इनको बोलते हैं ईस्टर्न, इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं साउथ। अब गाइस अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है लॉन्गिट्यूड हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस, ठीक है। क्यों है, क्योंकि डिटरमाइंस लोकल टाइम इन रिलेशन टू द ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ठीक है। तो ये क्या करता है गाइस, ये टाइम बताता है, ठीक है, समय बनाने में मदद करता है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ओके, कि किसी भी जगह का कितना लोकल टाइम है, क्योंकि इसका टाइम तो होगा 0, ठीक है। आप देखो जो सूरज है यहाँ से निकला हुआ है, ठीक है, तो जैसे ये आगा हमारा इंडिया, ठीक है, तो यहाँ पर जब 12 बजे होंगे, तो 12 बजे होंगे तो यहाँ पर तो सूरज तो यहाँ पर है ना, इसका मतलब यहाँ पर नहीं होगा। तो अगर यहाँ पर 12 बजे होंगे तो ये 12 ऐसे थोड़ा 5 घंटे पीछे होगा, ठीक है। 5 घंटे अगर पीछे है तो यहाँ पर 12 से अगर 5 निकालें तो कितने बजेगा, 2 और 3 7, है ना। और आपको पता है पाकिस्तान हमसे आधा घंटे पीछे है, ठीक है। अगर हमारे यहाँ अगर पाकिस्तान में 7 बजे होंगे, ठीक है, अगर पाकिस्तान में जो है 7 बजे होंगे तो इंडिया में 7:30 बज चुके होंगे, ठीक है, क्योंकि सूरज यहाँ पर पहले आता है ना, तब भी आधा घंटे की डिफरेंस है हमें और ग्रीनविच में 5.5 घंटे का डिफरेंस है गाइस, याद रखना लंदन में। इस हिसाब से आप किसी भी समय का जगह का टाइम निकाल सकते हो, ओके। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक है। इट इज द लॉन्गिट्यूड वेयर the date changes by exactly 1 day when it crossed 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट। इट इज द सेम लाइन विच इज कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। जैसे मैंने बताया, आप देखो अगर ग्रीनविच मेरिडियन टाइम का जो लाइन है वो ऐसी है, ठीक है। अर्थ अगर पूरा गोल है वो यहाँ से इधर जा रही है, ठीक है। यहाँ से अगर आपका ये लाइन फास्ट आई, वो घूम के पीछे से उसका पीछे वाला एरिया भी तो होगा ना, वहाँ से घूम के यहाँ पर भी तो जुड़ रही होगी। तो हमको पता है कि जो सर्कल का आधा होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो जब भी एक सूरज जो है 180 डिग्री का जो एरिया पार कर लेता है, जैसे यहाँ से चल रहा है, अब यहाँ से पीछे से चल रहा है, यहाँ से घूम के आया और यहाँ से जब 180 डिग्री पार कर दिया तो नेक्स्ट डेट बदल जाती है, समझे। तो इसलिए ये यूज़ किए जाते हैं।
अब बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की, ठीक है। जीएमटी तो हमने देख लिया, जीएमटी ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कैसे निकालते हैं पता लग जाएगा। आईएसटी बोलते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अर्थ टेक अप्रॉक्सिमेटली 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन, हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है। अर्थ जो है लगभग 24 घंटे लेती है एक अपना समय पूरा करने में, एक दिन रात में, ठीक है। इट टेक्स 24 आवर टू कंप्लीट 360 डिग्री, ठीक है। मतलब समझ रहे हो कि भाई 24 घंटे में 360 डिग्री घूमता है अपनी जगह पे अर्थ, ठीक है। मतलब 1 डिग्री आप चेंज लॉन्गिट्यूड डिफरेंस 4 मिनट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अगर 24 घंटे में 360 डिग्री घूम रही है तो 1 डिग्री जो है कितने मिनट में घूमेगी, 4 मिनट में फिर 1 डिग्री घूमेगी, तभी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमेगी, ठीक है। चलो जी, तो जब हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो हम सबट्रैक्ट माइनस करते रहते हैं, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 82 डिग्री 0.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड विच पासिस थ्रू उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस है गाइस, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो वो है वो कौन से 5 स्टेट से गुजरता है, ठीक है। यूपी, एमपी, ठीक है, एपी, 3 चीज़ है, ठीक है। यू एम एंड ए, उमा, ठीक है। उमा का पी हमेशा लगा देना, पी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, फिर 2 बचते हैं, छत्तीसगढ़ एंड शायद पास से याद रह जाता है, ठीक है। ये और ये भी है ना कितना डिग्री पे लैटिट्यूड पे है, 82 पॉइंट, सॉरी ये तो 88 लिख दिया मैंने, 82.5 डिग्री, ओके। IST इज 5.5 घंटे, अच्छा। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मैंने बोला ना 5.5 घंटे जो है GMT से आगे है, अहेड, ओके। नाउ नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट आता है गाइस वो है इक्लिप्स। इक्लिप्स क्या होते हैं? व्हेन द लाइट ऑफ सन और द मून इज ब्लॉक्ड बाय अनदर बॉडी, द सन और द मून इज सेड टू बी इन इक्लिप्स, ठीक है। व्हेन द लाइट ऑफ सन और मून इज ब्लॉक्ड बाय अनदर बॉडी, ठीक है। लेट कर लो जैसे आपका सन है ये और ये आपका है मून, ठीक है। तो इनके बीच की जो लाइट है, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आपका अर्थ आ गया ना बीच में, तो तभी इन दोनों के बीच में अर्थ आ गया। अब इसको बोलते हैं इक्लिप्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं ग्रहण, ग्रहण लग जाना, ठीक है। सोलर इक्लिप्स क्या होता है? जब सोलर इक्लिप्स इज कॉल्ड व्हेन द मून रिवॉल्विंग, तो देखो सोलर इक्लिप्स होता है जब सूरज की रोशनी है, और ये सूरज है, ठीक है, ये सूरज है, तो यहाँ से ये रोशनी दे रहा है, ठीक है, रोशनी दे रहा है, यहाँ पर अर्थ है, ठीक है। हमको पता है अर्थ के आसपास कौन घूमता है, तो वो घूमता है अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट दैट इज मून घूमता है। तो जब मून यहाँ पर पहुंचेगा और अर्थ की यहाँ पर रोशनी आ रही है, तो मून जो अर्थ की रोशनी को ब्लॉक कर देगा, सूरज की रोशनी को अर्थ पहुंचने से ब्लॉक कर देगा, तो इसको बोलते हैं सोलर इक्लिप्स, ठीक है, सूर्य ग्रहण बोलते हैं। सूर्य को ग्रहण लग गया क्यों? क्योंकि जो सूरज की रोशनी नहीं दिखती है, क्योंकि उसको मून जो है वो बच्चा छुपा लेता है अपने पीछे, ठीक है। Around the earth comes in between earth and around the earth comes in between earth and thus making a part of whole or the sun be invisible from the particular part of the earth. Thus eclipse can be partial or complete. Lunar eclipse, when the earth come between the moon and the sun, the shadow cast by earth on the moon result in the lunar eclipse, ठीक है। देखो यहाँ पर सूरज है, ठीक है, सूरज की लाइट आ रही है, ठीक है, आ रही है, जब ये और यहाँ पर मून है और यहाँ पर अर्थ है, ठीक है। एक मिनट भाई साहब, साइज बढ़ा दो मुझे इसका, चलो, है ना। अगर लेट लो ये सन है आपका, ये सन है, ठीक है, और यहाँ पर आपका आया मून, ठीक है। तो जब अर्थ रिवोल्यूशन कर रही होती है तो इन दोनों के बीच जब अर्थ आ जाती है, ठीक है, अर्थ आ जाएगी, तो जब सूरज की रोशनी निकल रहेगी, जब यहाँ से, ठीक है, सूरज की जो रोशनी निकलेगी, प्रकाश पड़ेगा, किस पे पड़ेगा? धरती पे, ठीक है। और धरती पे उसकी जो शैडो होगी कहाँ पर पड़ेगी? जो शैडो होगी वो किस पे पड़ेगी? मून पे पड़ेगी। और अर्थ की शैडो से जब मून जो प्यारा डार्क हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा गाइस, उसको बोलेंगे हम ल्यूनर एक्लिप्स। बात समझे? ओके, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड, हम यहाँ पढ़ लिया हम, ओके। चलो नेक्स्ट हमारा रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे अब हम। रॉक्स मेड अप ऑफ इंडिविजुअल सब्सटेंसेस, ठीक है, जिनको मिनरल्स कहा गया है, फाउंड मोस्टली इन द सॉलिड स्टेट, जो मैक्सिममली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। रॉक्स को अगर हम बात करते हैं 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है, 3 कैटेगरी में। कौन सी? सबसे पहले है इग्निशियस रॉक, सेकंड है सेडिमेंट्री रॉक एंड थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक्स गाइस। तो अब एक एक करके हम देखते हैं, इनको पढ़ते हैं, ओके। चलो, तो इग्निशियस रॉक्स कौन सी होती है? इग्निशियस फॉर्म बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा गाइस, ठीक है। सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा जब वॉल्केनो होता है, ठीक है। एक मिनट हम चेक करते हैं कि हमारे पास वॉल्केनो वाली स्लाइड है, नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो जब देखो मैं आपको ऐसे थोड़ा बना के दिखाता हूँ, लेट कर लो ये एक वॉल्केनो, ठीक है, वॉल्केनो। तो जब ये इरप्ट हो रहा है और इसके ऊपर से लावा निकल रहा है बाहर, ठीक है, लावा, जब वो लावा इतना एक्सट्रीम लेवल पे निकल जाता है और इकट्ठा हो जाता है, और इसके मोल्टन मैग्मा, ठीक है, जो लावा निकल रहा है, जब वो लिक्विड वाली फॉर्म में होगा तो उसको मैग्मा बोलते हैं, ठीक है। तो जब वो मोल्टन मैग्मा जो पिघला हुआ है इकट्ठा हो जाता है, बाद में सॉलिडिफाइड हो जाता है, ठीक है, जब बाद में सख्त हो जाता है, और उसकी वजह से जब आकृतियाँ बनती हैं बड़े बड़े, जब इकट्ठा होता है बहुत बड़ा तो एक पहाड़ बना देता है, सॉरी रॉक्स बना देता है, जब बहुत उसके जो सारे पार्टिकल्स जब एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, तो इस तरह से बनते हैं हमारे इग्निशियस रॉक बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा, ठीक है। ये आपने याद नहीं, तो इग्निशियस रॉक थोड़ा आसान है।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं आप, ड्यू टू सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू अकम्प्लिशमेंट ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर इन लेयर्स अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर, ठीक है, जैसे कि ग्रेवल, पीट, जिप्सम हो गया, और इसका माइका और ग्रेनाइट है, याद रखना, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स गाइस देखो जब इकट्ठा होती जाती है लेयर पे लेयर पे लेयर पे लेयर पे, सदियों से चलता आ रहा है, यहाँ से हवा आ रही है अपने साथ, डस्ट पार्टिकल लेके आ रही है, स्मॉल लेके आ रही है, यहाँ से नदी आ रही है अपने साथ, बहुत सारे मिनरल्स लेके आ रही है, और भी बड़े सारे प्रोसेस हो गए उनकी वजह से जब लेयर पे बनते जाती है और ये टूटते जाते हैं दैन ये सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं। ओके, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती है, मेटामॉर्फिक आर ओरिजिनली इग्नेशियस और सेडिमेंट्री, ठीक है। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है या स्टार्टिंग में या फिर वो इग्नेशियस होगी या फिर वो सेडिमेंट्री होगी, ठीक है। बट लेटर चेंज टू प्रेशर, बट ड्यू टू प्रेशर, प्राकृतिक प्रेशर्स की वजह से, कुछ कारणों की वजह से वो अपना फॉर्म चेंज कर देती है फ्रॉम या फिर किससे, इग्निशियस से या फिर सेडिमेंट्री, ठीक है। इग्निशियस रॉक से या सेडिमेंट्री रॉक से जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से कोई रॉक अपना फॉर्म चेंज कर देती है तो वो बन जाती है मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। जैसे कि आपका होगा कि जैसे कोई मार्बल हो गया, ठीक है, ग्रेनाइट हो गया, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम रॉक्स और उनके टाइप्स। सबसे पहले हमारा बात करें इग्निशियस रॉक, तो इग्निशियस रॉक की ओरिजिनल फॉर्म कौन सी है, ग्रेनाइट। बाद में इसको मेटामॉर्फिक रॉक में क्या बनती है, जेनेसिस में। मैंने बोला था ना कि मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है, ओरिजिनल या तो इग्निशियस होगी या सेडिमेंट्री होगी, बाद में प्रेशर की वजह से वो चेंज हो जाती है। इग्निशियस रॉक की अगर बात करते हैं तो बसाल्ट आती है ओरिजिनली, ठीक है, बाद में वो प्रेशर की वजह से होमलैंड बन जाती है, ठीक है। फिर सेडिमेंट्री रॉक है लाइमस्टोन, हमारे सेडिमेंट्री रॉक है ओरिजिनली, बट सेडिमेंट्री रॉक जो है लाइमस्टोन को मार्बल में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। कोल सेडिमेंट्री है जैसे उसको ग्रेफाइट कोल में कन्वर्ट किया जाता है। सैंडस्टोन है जो सेडिमेंट्री उसको क्वार्टजाइट में किया जाता है। सेडिमेंट्री है जिसको शेल के लिए बोलते हो, उसको स्लेट या माइका में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। ना नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अर्थक्वेक। बहुत देखो छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये पता होने चाहिए। बहुत आसान डेफिनेशन है गाइस, बहुत आसान है। एनी सडन डिस्टर्बेंस बिलो द अर्थ सरफेस में प्रोड्यूस वाइब्रेशन और शेकिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड सम ऑफ दीज वाइब्रेशन व्हेन रीच टू द सरफेस इज नोन एज अर्थक्वेक। गाइस अगर आप टेबल पे बैठे हो, ठीक है, टेबल को कभी नीचे से अपने टांगों से ऊपर की तरफ धक्का देना, हिलाना, तो एक क्या वाइब्रेशन होगी, सडन वाइब्रेशन होगी, नीचे से कुछ चीज़ ऊपर की तरफ आ रही होती है, तो उसी चीज़ को बोलते हैं अर्थक्वेक। कि जो हमारी धरती की सतह है, क्रस्ट है, उसमें सडनली एक शेक एक वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाना, तो उसको बोलते हैं अर्थक्वेक। बट उसका रीज़न क्या है, सुनामी उसका रीज़न है, या फिर आप बोल सकते हो वोल्केनो, ठीक है, जो वोल्केनो इरप्शन होता है तो उसकी वजह से भी हमारे धरती में जो है वो वाइब्रेशन होती है, अर्थक्वेक आता है। ओके, द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक वेव रिकॉर्डेड बाय सिस्मोग्राफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी है वो किससे मापी जाती है, सिस्मोग्राफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फोकस पूछा जाता है कभी कभी कि फोकस क्या होता है, फोकस इज द पॉइंट बीनीथ द अर्थ वेयर अर्थक्वेक ओरिजिनेट, ठीक है। लेट कर लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और यहाँ से इस वाले पॉइंट से अर्थक्वेक है वो ओरिजिनेट हुआ है, तो फोकस ये वाला पॉइंट है जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, अर्थ के नीचे, क्रस्ट के नीचे जो वो वाला पॉइंट जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है हमारा क्या, हमारा जहाँ से अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक जहाँ से हमारा ओरिजिनेट हुआ उसको बोलते हैं फोकस पॉइंट। अच्छा, एपिसेंटर क्या होता है, एपिसेंटर होता है जस्ट अबव द फोकस ऑफ अर्थ सरफेस। इस जगह से जहाँ से वो इरप्ट हुआ है, जहाँ से वो उसकी वाइब्रेशन निकली है बाहर, जहाँ से उसका जो इफेक्ट सामने देखने को मिलता है, उस वाली जगह को बोलते हैं एपिसेंटर, ठीक है। तो फोकस नीचे होता है, एपिसेंटर ऊपर होता है, बस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वोल्केनिज्म। वोल्केनिज्म क्या होता है, सडन इरप्शन ऑफ द हॉट मैग्मा। अभी हमने ये तो रॉक के टाइम पे पढ़ लिया, देखो, ठीक है। सडन इरप्शन ऑफ हॉट मैग्मा जिसको मोल्टन रॉक बोलते हैं, गैसेस, वो ठीक है, ऐश एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द अर्थ टू इट्स सरफेस। तो वोल्केनो या फिर वोल्केनिज्म होता क्या है, ठीक है। अर्थ की सरफेस से सडनली मोल्टन फॉर्म में मैग्मा, लावा निकलना, साथ साथ क्या निकलता है, प्लस ऐश, ठीक है, ऐश राख निकलनी, प्लस क्या निकलता है और गैसें निकलती है, ठीक है, काफ़ी सारी गैस निकलती है। अभी कोई आपको पता चीज़ बर्न होती है तो काफ़ी सारी गैस निकलती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि अर्थ के इनसाइड से मोल्टन मैग्मा के साथ मोल्टन मैग्मा के रूप में बाहर आती हैं, उस सभी चीज़ को बोलते हैं, अर्थ के सरफेस से बाहर निकलते उसको बोलते हैं वोल्केनिज्म या वोल्केनो, समझे। ओके, नाउ अगर वोल्केनो की बात करें, वोल्केनो तो कितने टाइप्स के वोल्केनो हैं। सबसे पहला एक्टिव वोल्केनो, ठीक है, नाम से पता लगता है, विच इरप्ट फ्रीक्वेंटली, मतलब जो लगभग थोड़े से मतलब साल 2 साल महीने के अंदर, ठीक है, इसका कोई टाइम पीरियड ऐसे फिक्स नहीं है, मतलब जो कभी भी फट सकता है, मतलब फ्रीक्वेंटली, मतलब बोलते हैं ना जैसे कि ताज़ा अभी आजकल की बात है तो कभी भी फट सकता है वो, ठीक है। जैसे कि मोना लोआ हवाई का जो ये है, ये एक्टिव वोल्केनो है। इटाना ये भी एक्टिव है। वेसिशियस जो इटली में है वो भी एक्टिव है। स्ट्रोम्बली मेडिटेरियन सी में है, एक्टिव वोल्केनो है। वोल्केनोज के नाम याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, कहीं से भी पढ़ पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है डोरमेंट, जो कि कभी कभी नहीं, लेकिन मतलब यूजली नहीं, लेकिन कभी कभी फटते हैं, कभी कभी, ठीक है। जैसे कि जो कि मतलब कुछ बड़ी देर हो गई अभी फटे नहीं है, ठीक है। जैसे फुजियामा जापान का जो है बड़ी देर से फटा नहीं है, अभी डोरमेंट में रखा गया उसको। फिर क्राकटोआ इंडोनेशिया का जो है, ये भी अभी तक बड़ी देर से फटा नहीं है। बैरन आइलैंड हमारे अंडमान निकोबार में भी डोरमेंट वोल्केनो में आएगा, क्योंकि काफ़ी देर से ये भी फटे नहीं है। नेक्स्ट होता है एक्सटेंट जिनको मतलब सदियाँ हो गई हैं अभी वो फटे ही नहीं है। जैसे वो आर्थर सीट, ठीक है, एडिनबर्ग या फिर स्कॉटलैंड अपने आप में एक पता है वो था वोल्केनो था। नेक्स्ट रिंग ऑफ फायर, 100 ऑफ एक्टिव वोल्केनोज फाउंड ऑन द लैंड नियर एजेस ऑफ द पैसिफिक ओशन। गाइस अगर मैं आपको बताऊँ ना तो पैसिफिक ओशन का नेट एक मतलब हम देख लेते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू, उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप थोड़ा सा रखना, ठीक है। अच्छा चलो रफली बनाते हैं, जैसे कि आपका ये आ गया थोड़ा सा इंडिया, ठीक है, क्या बना दिया वापस, क्या ड्राइंग का बड़ा कवाड़ा है। चलो ये हमारा आ गया इंडिया,
ठीक है। तो ये अब आपका आ गया लगभग म्यांमार एंड ऑल दैट। यहाँ पर आ गया हमारा इंडोनेशिया वाला एरिया, ठीक है। अब इस इंडोनेशिया वाला इलाके को ये वाला छोड़ के और यहाँ से आपका आ गया इधर नीचे जापान साइड, इधर जापान साइड और इधर नीचे आ गया ऑस्ट्रेलिया साइड, ठीक है। तो देखो हम सबको पता है कि बाकी नीचे सारा का सारा जो है पैसिफिक ओशन है, सारा का सारा, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन का जो ये वाला एरिया वो यहाँ से लेकर ये वाला ये इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, क्योंकि इस वाले सभी में जो है वॉल्केनो है, एक्टिव वॉल्केनोज पाए किए जाते हैं, ठीक है। कौन सा वाली जगह? इस वाले इलाके में रिंग है ना, देखो रिंग बन रही है जैसे, तो इस वाले को बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये ना कि पैसिफिक ओशन का रिंग ऑफ फायर वाला इलाका पता पूछो तो आपको पता ही ना। चलो जी नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सुनामी, ठीक है। सो सुनामी क्या होता है? लार्ज ओशन वेव दैट इज कॉज्ड बाय सडन मोशन ऑन ओशन फ्लोर, ठीक है। मोशन कुड बी अर्थक्वेक, वॉल्केनो इरप्शन एंड अंडर वाटर इनसाइड लैंडस्लाइड, ठीक है। जब प्लेट्स अपने आप से टकराती है इनसाइड द लैंड वेदर, या फिर वॉल्केनो फटा हो तो फिर भी तब भी जो समुद्र में कहीं कहीं वाइब्रेशन आएगी, क्योंकि बड़ा ज़्यादा प्रेशर से फटता है उस टाइम, ठीक है। या फिर सुनामी होगी, ठीक है, अर्थ के अंदर, ओशन फ्लोर के अंदर। तो उस वजह से भी इन सारी चीज़ों की वजह से जो सुनामी आ सकती है। लैंड फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो लैंड फॉर्म्स को मेजरली किस चीज़ में डिवाइड किया गया? माउंटेन्स में होते हैं, ठीक है, प्लेट्यूज और प्लेन्स, 3 टाइप के लैंड फॉर्म्स होते हैं। तो माउंटेन सबसे पहले हमारे माउंटेन में क्या होता है? माउंटेन्स क्या होते हैं? अपलिफ्टेड पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक है। अर्थ का जो हमारी अर्थ है उसका कोई अपलिफ्टेड पोर्शन जो कि ऊपर की तरफ उठा हुआ हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं माउंटेन। द अपलिफ्टेड पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड अ हिल और माउंटेन, सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। माउंटेन्स की अगर बात करें तो इनको काफ़ी कैटेगरी में डिवाइड किया गया। सबसे पहले फोल्ड माउंटेन एंड द मोस्ट फेमस, ठीक है। तो ये कैसे फॉर्म होते हैं? बाई फोल्डिंग क्रस्टल रॉक्स बाई कम्प्रीहेंसिव फोर्स, ठीक है। देखो टेक्टोनिक प्लेट्स है, ये वाली यहाँ की तरफ जा रही है, ठीक है, और ये वाली प्लेट अगर यहाँ की तरफ आ रही है, ठीक है। तो जब ये दोनों इस वाले पॉइंट में मिलेंगी तो एक दूसरे को प्रेशर लगाएगी, प्रेशर ये यहाँ से यहाँ के लिए और ये यहाँ से यहाँ के लिए, और जब इन दोनों को प्रेशर एक दूसरे से जुड़ेगा तो इनमें से एक चीज़ ऊपर की तरफ से चली जाएगी और एक नीचे की तरफ चली जाएगी, तो उसकी वजह से बन जाएगा एक माउंटेन, एक हिल, एक चोटी, ठीक है। तो उनको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन, जो कि फोल्ड हुए हैं, जैसे कि आपके हिमालयंस आ गए एशिया में, एल्प्स आ गए यूरोप में, ओके। नेक्स्ट हमारे होते हैं ब्लैक माउंटेन्स। एक मिनट मैं देखता हूँ, मैंने देखा लगा, ये देखो गाइस फोल्ड माउंटेन्स आपके, ये फोल्ड माउंटेन देखो कैसे ऊपर की तरफ उठे होते हैं फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है, ऐसे ये फोल्ड हुए में, ओके। नाउ देखते हैं हम कहाँ गया भाई। ये ब्लॉक माउंटेन्स कौन से होते हैं? ब्लॉक माउंटेन व्हेन ग्रेट ब्लॉक ऑफ अर्थ क्रस्ट आर रेज्ड और लोअर ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ माउंटेन बिल्डिंग ब्लॉक माउंटेन फॉर्म, जैसे कि वोगस इन फ्रांस, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स इन जर्मनी। तो ब्लैक फॉरेस्ट नहीं वाला बड़ा फेमस है, इसको याद रखना आपने, ठीक है। ये देखो ब्लॉक माउंटेन्स किस तरह से, मतलब ब्लॉक क्या होता है इन्होंने एक दूसरे को, ठीक है। तो ये है हमारे ब्लॉक माउंटेन्स। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारे आगे वॉल्केनिक माउंटेन्स तो मैंने बता दिया, जो कि वॉल्केनो की वजह से बने होते हैं, वॉल्केनो इरप्शन की वजह से बने होते हैं, जैसे कि आपका माउंट मोना लुआ हवाई में है, ठीक है, मिस्टर पोपा जो कि म्यांमार में है, ये वॉल्केनिक माउंटेन्स है। रेजिडुअल और डिससेक्टेड माउंटेन्स कौन से होते हैं? दे आर नोन एज रेलिक्ट माउंटेन और माउंटेन्स ऑफ circumdenuation. They owe their present form of to erosion by different agencies. Example, अच्छा, तो ये वाले वो वाले हैं जो कि मतलब कहीं ना कहीं नेचर की इफेक्ट की वजह से कहीं ना कहीं जो है ये इरोड हो चुके होते हैं, ठीक है। तो उनकी वजह से ये बनते हैं। नेक्स्ट हमारा था प्लेट्यूज क्या होते हैं? ठीक है, फ्लैट लाइक टेबल होता है, ठीक है। ऐसे प्लेट्यू एक ऐसा अपलैंड होता है जो कि रफ टफ सरफेस होती है, साइड वॉल। मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे नहीं समझोगे आप। ये देखो कैसे मैंने आपको प्लेट्यू के लिए बताई थी द फिगर। ये तो प्लेन है, प्लेट्यू कहाँ गया? वाओ, ओके मिस हो गया। बट प्लेट्यू अगर हम बात करी जाए तो ऐसे ही होता है आपका। देखो ये नॉर्मल लैंड होगी ना, ठीक है, नॉर्मल इनलेट वाली लैंड है। तो इनलैंड पे कोई सा ऐसा इलाका, ठीक है, ऐसे देखो ये वाला ऐसे प्लेट्यू, ऐसे रॉक ऐसे टेबल टाइप का बना होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं प्लेट्यू, पठार, ठीक है जी। चलो प्लेन्स की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो प्लेन्स आर रिलेटेडली लो लेइंग एंड फ्लैट लैंड सरफेस विद लीस्ट डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट इज कॉल्ड प्लेन, ठीक है, जिसमें हाईएस्ट जैसे ये वाला एक एरिया है, इसका हाईएस्ट पॉइंट ये है और इसका लोएस्ट पॉइंट ये है, तो इनके बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लगभग सिमिलर ही होते हैं, उनको बोलते हैं प्लेन्स। देखो जैसे ये वाला इलाका देखो कितना प्लेन है, जैसे ये वाला थोड़ा सा। अब देखो अगर बात कीजिए तो ये वाला इसका प्लेट्यू हो गया, ये हो गया प्लेन। बट यहाँ पर देखो अगर हम ये वाला इसका थोड़ा हाइट है, थोड़ा ये तो थोड़ा, लेकिन लगभग बराबर दिख रहा है, इसलिए हम उनको बोलेंगे प्लेन। देखो प्लेन, ठीक है, ये प्लेन्स हैं, ये देखो प्लेन्स हैं ये वाले इलाके, ठीक है। तो मैंने कोशिश की आपको समझाने की, आई होप कि आप फिगर से आप समझिए होंगे प्लेन्स कैसे होते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे गाइस एटमॉस्फेयर। अच्छा गाइस ये वाली स्ट्रिप थी तो मैंने आपके लिए बताई गाइस, ये वाली बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, पूछी भी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कैनाल्स ऑफ द वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट कैनाल कौन सी? पनामा कैनाल की अगर हम बात करते हैं तो पैसिफिक ओशन और साइबेरियन सी की वजह से बनती है, ठीक है। ये उससे वहाँ पर स्विस कैनाल जो है मेडिटेरियन सी और रेड सी मतलब जोड़ती है, ठीक है। एरे जो है अटलांटिक ओशन और ग्रेट लेक की किनाल है, ठीक है। और कील जो है नॉर्थ सी और बाल्टिक सी की किनाल है, ओके, ये याद रखना। इसमें पनामा और स्विस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आती है पेपर में।
एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करते हैं, वास्ट एक्सपेंस ऑफ एयर विच इन्वलप्स आवर अर्थ, ठीक है, अर्थ अगर ये है तो अर्थ को आसपास से घेरा हुआ वास्ट एक मतलब चादर किसकी, गैसेस की, इट्स कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इट एक्सटेंड्स 1000 ऑफ किलोमीटर, और ये 1000 ऑफ किलोमीटर एक्सटेंड है अर्थ के ऊपर। इट प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम द सन हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेड, और ये गैसेस जो ये हमारा एटमॉस्फेयर जो ये लेयर्स हैं, ये चादरें हैं, ये हमको अर्थ सन की जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उससे हमको बचाती है। मैक्सिममली स्ट्रेटोस्फेयर में बसा हुआ कौन सा, ओजोन लेयर, ठीक है। देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर हम देखते हैं, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर उसका स्ट्रक्चर कितना 0 से 18 किलोमीटर, और 75% की जो है गैसेज जो है एटमॉस्फेयर की वो कंटेन करती है, ठीक है। एज हाइट इंक्रीजेज टेम्परेचर डिक्रीजेज, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर में देखो यहाँ आता है, ठीक है। तो अगर आप ट्रोपोस्फेयर में हाइट ऊपर की तरफ बढ़ोगे और टेम्परेचर डाउन की तरफ होता जाएगा, ठीक है। और 1 किलोमीटर मतलब 6.5% का फर्क पड़ता है आपको 5 डिग्री का। नेक्स्ट अगर बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर का डिफरेंस है एरिया, मतलब 18 ऊपर के 18 अर्थ से अगर आप 18 किलोमीटर पर जाओगे ना तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी स्ट्रेटोस्फेयर, और 50 किलोमीटर पर तक जो है ये स्ट्रेटोस्फेयर आती है। दिस लेयर कंटेंट ओजोन लेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए ये स्ट्रेटोस्फेयर, क्योंकि यहाँ पर ओजोन लेयर होती है, ओके। यहाँ पर टेम्परेचर फेयर होता है, और अपर लेयर ऑफ टेम्परेचर, और इसकी जो अपर लेयर होती है वो 0 डिग्री होती है लगभग, ठीक है। उसके बाद मेसोस्फीयर आता है 50 से 80 किलोमीटर तक इसका एरिया होता है। सबसे कोल्डेस्ट रीजन होता है यहाँ, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर, द टेम्परेचर ड्रॉप्स टू -100 डिग्री, 0 से लेकर -100 डिग्री जाता है यहाँ पर मेसोस्फीयर में। उसके बाद आती है आइनोस्फीयर, 80 to 400 किलोमीटर आती है, जो थर्मोस्फीयर के अंदर आती है इसमें, ठीक है। और उसके बाद आता है एक्सोस्फीयर। आइनोस्फीयर में रेडियो वेव्स भी होती है गाइस, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा सैटेलाइट कनेक्शन होता है इसी यहाँ पर जो है उनसे टकरा के रिफ्लेक्ट होते हैं, और उसी से हमारी कम्युनिकेशन होती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये भी। एक्सोस्फीयर का 400 किलोमीटर के बाद जो सारा एरिया एक्सोस्फीयर का ही होता है। अपर पार्ट ऑफ एक्सोस्फीयर कॉल्ड मैग्नेटोस्फीयर, ठीक है। इस वाले एरिया को मैग्नेटोस्फीयर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अच्छी भी आप गाइस कुछ लोकल विंड है उनका भी नाम याद रखना है, ये स्टैटिक्स है, स्टैटिक जी के कहीं ना कहीं इसकी अभी तैयार हो रही है। तो जैसे चिनूक है, ठीक है। चिनूक जो है किस तरह का उसका नेचर है, हॉट ड्राई विंड है, कहाँ पर चलती है, रॉकीज नॉर्थ अमेरिका की जो पहाड़ वहाँ पर चलती है, वो इसको क्या कहा गया, स्नो हीटर कहा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट है फोन, ये हॉट ड्राई विंड है, एल्प्स में चलती है। खासिम हॉट ड्राई विंड है, इजिप्ट में चलती है। सिरको हॉट मॉइस्ट विंड है, सहारा और मेडिटेरियन सी में चलती है। सेलेनो हॉट मॉइस्ट विंड है, सहारा से लेकर सहारा से इल्बेरियन पेनिसुला की तरफ चलती है। हरमटन हॉट ड्राई विंड है, ब्लोइंग आउटवर्ड द इंटीरियर ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका कॉल्ड ग्वेना डॉक्टर, तो हरमटन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है बोरा, कोल्ड ड्राई ब्लोइंग आउटवर्ड फ्रॉम हंगरी इलाके में, ठीक है। मिस्ट्रल ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी कोल्ड विंड विच ब्लो फ्रॉम द एल्प्स ओवर फ्रांस के जो पहाड़ हैं एल्प्स उनके ऊपर से चलती है, ठीक है। नेक्स्ट है पुनास, तो कोल्ड ड्राई विंड ब्लोइंग वेस्टवर्ड ऑफ एंडिस। ब्लिजर्ड वेरी कोल्ड विंड इन टुंड्रा रीजन। नेक्स्ट है पुरगा, कोल्ड विंड इन रशियन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लेवेंटर, कोल्ड विंड इन स्पेन, नॉर वेस्टर, हॉट विंड ओवर इंडियन एंड बांग्लादेश, देखो ये इंडिया की, इसलिए इसको याद रखना। उसके बाद है सेंटाना, हॉट विंड इन साउथ कैलिफोर्नियन यूएसए। आप गाइस आगे थोड़े से फैक्ट एंड फिगर हैं, यही इसलिए मैं आपके लाया हूँ, ठीक है। साइक्लोन्स की अगर हम बात करते हैं, कुछ कभी साइक्लोन्स पे कुछ पूछा जाता है, तो टाइफून्स जो उनको चाइना में बोलते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन इंडिया में बोलते हैं और इंडियन ओशन में पाए जाते हैं, हरिकेन्स होते हैं कैरिबियन सी में पाए जाते हैं, टॉर्नेडोज होते हैं यूएसए में होते हैं, और विली जो है नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। और डीपेस्ट पॉइंट अगर देखा जाए हमारे तो ओशंस और उसके पैसिफिक ओशन का डीपेस्ट पॉइंट है मरियाना ट्रेंच, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। अटलांटिक का पोर्टो रिको ट्रेंच, इंडिया का जावा ट्रेंच, और आर्कटिक का यूरेशियन बेसिन, ये डीपेस्ट पॉइंट्स हैं। नाउ इंडस्ट्रियल सिटीज़ जो है, ठीक है, कौन कौन सी है इंडस्ट्रियल टाउन सिटीज़। अंशियान जो कि चाइना का है, इंडस्ट्रियल टाउन है, यहाँ पर आयरन स्टील होता है। बाकू अजरबैजान का पेट्रोलियम पाया जाता है। बेलफास्ट आयरलैंड का शिप बिल्डिंग यहाँ पर होती है, ठीक है। ब्रिमिंघम यूके का आयरन एंड स्टील हो रहा है यहाँ पर होता है। शिकागो यूएसए किसके लिए फेमस है, मीट पैकिंग के लिए फेमस है। डिट्रॉइट यूएसए ऑटोमोबाइल के लिए है। हवाना क्यूबा सिगार्स के लिए है। हॉलीवुड यूएसए फिल्म्स के लिए है, ठीक है। जॉन्सबर्ग साउथ अफ्रीका गोल्ड माइनिंग के लिए है भाई। नासा सिटी यूएसए मीट पैकिंग के लिए है। कावासाकी जापान किसके लिए, आयरन और स्टील के लिए है, ठीक है, फेमस। केविरोग यूक्रेन आयरन एंड स्टील। लीड्स यूके वुलन टेक्सटाइल। लेनिनग्राड रशिया शिप बिल्डिंग के लिए। लॉस एंजलिस पेट्रोलियम के लिए। लोयन फ्रांस सिल्क टेक्सटाइल के लिए। मैग्नीटोर्क रशिया आयरन एंड स्टील के लिए। मैनचेस्टर कॉटन टेक्सटाइल के लिए, ठीक है। और योन इटली सिल्क टेक्सटाइल के लिए। नेक्स्ट मुल्तान पाकिस्तान जो है यार, यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर हो गया गाइस, मुझे दिख नहीं रहा है, आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट क्या, मुनीच जर्मनी लेंसिस के लिए। नगोया जापान ऑटोमोबाइल्स के लिए। फिलाडेल्फिया यूएसए लोकोमोटिव्स के लिए। पिट्सबर्ग आयरन स्टील के लिए। प्लेमाउथ शिप बिल्डिंग के लिए। रोरकीला इंडिया ये आयरन एंड स्टील के लिए। शेफील्ड यूके कटलरी के लिए। वेल्डिस्कोटा रशिया शिप बिल्डिंग के लिए। वेलिंगटन न्यूजीलैंड डेयरी प्रोडक्ट के लिए। तो मैंने देखो गाइस आपके लिए सभी लाए हैं, उम्मीद है में से एक क्वेश्चन आपको आ जाए, ठीक है। ये मेरा टाइप ऑफ प्लेन्स है और ये फिगर्स है, मैंने आपका सारा सोलर सिस्टम एक्सप्लेन किया था। उम्मीद है गाइस आपको पसंद आया होगा। थैंक यू एंड बाय बाय। लेक्चर थोड़ा लंबा था, लेकिन हमने एक ही बार वीडियो में जो है ज्योग्राफी खत्म करी थी। मैंने आपके लिए पूरी कोशिश की है, थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा, उम्मीद है आपको समझ आएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक में इंडियन ज्योग्राफी में। थैंक यू एंड बाय बाय।